बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखें, इसमें एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के इस सबक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के इस सबक में हम HTML की बेसिक कोडिंग से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये HTML का जो प्रोग्राम लिखा जाएगा तो उसका लेआउट क्या होगा, मतलब उसकी कोडिंग का लेआउट क्या होगा, क्या चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो मौजूद होती हैं। सबसे पहले जो है आप ये समझें कि जब भी HTML की जो लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए, तो उसको जब भी लिखा जाएगा तो ये दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। एक को कहते हैं लेस दैन, एक ये क्या ग्रेटर दैन। इन दो ब्रैकेट्स के अंदर HTML का जो इंस्ट्रक्शन है, जो हुक्म है, वो इसमें लिखा जाएगा। और ये देखें कि ये मैंने इन सब को कलर जो है वो रेड कर दिया है समझाने के लिए। वैसे तो कलर रेड नहीं होगा, सुर्ख नहीं होगा, मैंने समझाने के लिए पेंट ब्रश के अंदर इसका कलर जो है ना वो सुर्ख कर दिया है। इससे मुराद ये है कि ये सारी की सारी जो है वो HTML के इंस्ट्रक्शन हैं, HTML के हुक्म हैं। और सबसे पहला हुक्म ये है कि उसको कंप्यूटर को ये बताना है कि ये जो हम डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो पेज बना रहे हैं और जो फ़ाइल बना रहे हैं, इसकी टाइप क्या है, मतलब ये इसकी टाइप क्या है, ये किस किस्म की फ़ाइल है। तो हम उसको बता रहे हैं ये HTML है, कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कि ये HTML है और ये कोडिंग HTML की है। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि इससे कोड मुराद HTML का है। और ये चीज़ एक दफ़ा लिखनी होगी। इसका स्टार्ट तो है, इसका एंड कोई नहीं है, बस ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये आप देखें कि एक और एलिमेंट हमने लिखा है, एक कोड हमने लिखा है, तो वो भी लेस दैन और ग्रेटर दैन साइड के अंदर HTML है। तो यहाँ से दोबारा से इसको ये हम बता रहे हैं कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। और ये HTML जो इससे स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड भी होगा। और एंड कैसे करेंगे, एक इसकी इब्तिदा होगी और इसकी एक इंतहा होगी। तो इब्तिदा जो है ना वो HTML से हो रही है और इंतहा भी HTML पे हो रही है स्लैश के साथ। ये स्लैश जो हम इसको दे रहे हैं तो इसका ये मतलब ये है कि ये यहाँ पे इसकी इंतहा हो रही है। तो इसी तरीके से देखें कि आगे जो है ना एक इसका पार्ट आता है हेड का, कि ये जो हेडर है, मतलब आपने देखा होगा एक कापी है, कापी का एक पेज देखा होगा, सबसे ऊपर जो है ना डबल लाइन एक लगी होती है, ऊपर का एक हिस्सा होता है, तो वो उसका सिर है, मतलब हेड है उसका, और वो हेडर है। और उसके बाद ये हेड है, तो हेड के अंदर जो है ये इसकी इब्तिदा है और इसकी इब्तिदा के फिर इसकी इंतहा है। तो इंतहा में ये स्लैश के साथ जो है ना स्लैश हेड लिखा हुआ है, तो ये इसकी इंतहा हो गई। और दरमियान में अभी जो हम एक चीज़ लिख रहे हैं वो दोबारा से टाइटल का मतलब ये है कि इसका उन्वान क्या है हमारे इस पेज का, जो ब्राउज़र के बिल्कुल शुरू में आएगा। तो ये टाइटल भी यहाँ से देखें, ये इब्तिदा है और यहाँ पे टाइटल की जो है वो इंतहा है, तो यहाँ पे ये इसकी इंतहा हो जाएगी। और बीच में यहाँ पे मैं अपने जो पेज है, जो ब्राउज़र में चलेगा और किसी भी वेबसाइट का या उसके पेज का एक उन्वान होता है और बिल्कुल स्टार्ट में वो आता है, ऊपर जो है ना ऊपर वाली लाइन में वो आता है, हेडर लाइन में। तो यहाँ पे जो काले रंग में ब्लैक लाइन में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं अपना टाइटल, और जितना बड़ा लिखना चाहें लिख सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन जो भी लिखना चाहें आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये जो हेडर और हेड और इसके दरमियान जो है, और ये जो टाइटल का जो ये है, तो ये जो प्रिंट होगा, ये जो पेज है उसकी बॉडी में प्रिंट नहीं होगा, मतलब ये टॉप पे प्रिंट होगा। फिर उसके बाद जो है ना ये बॉडी है। अब बॉडी को ऐसे ही समझें जैसे मैंने बताया कि एक कापी है, तो कापी के ऊपर की बिल्कुल डबल लाइन जो होती है तो वो उसका हेडर है, और नीचे वो जो पेज है वो उसकी बॉडी है। और उसमें एक और चीज़ भी होती है, लेफ़्ट लाइन भी होती है और राइट लाइन भी होती है।
मतलब दाएं तरफ भी होता है और बाएं तरफ भी एक लाइन लगी होती है, तो वो एक राइट स्लाइडर हो जाता है, एक लेफ़्ट स्लाइडर हो जाता है, और दरमियान में बॉडी होती है। तो उसमें असल चीज़, असल मवाद जो है ना वो लिखा जाता है। अब देखें ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और बॉडी का यहाँ पे जो है ना वो एंड हो रहा है, और यहाँ पे हमने दो इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किए हैं, दो आर्डर। एक H1 पिछली वीडियो में आपको बताया कि H1 क्या काम करता है, ये हेडिंग देता है, टाइटल देता है, उन्वान देता है। तो H1 सबसे बड़ा उन्वान है, सबसे बड़ा टाइटल है, और ये /s के साथ जो है ना ख़त्म हो रहा है। अब नया एक यहाँ पे जो चीज़ आई है वो है P है। P जो है ना पैराग्राफ है। कोई भी हम चीज़ लिखते हैं तो पैराग्राफ में लिखते हैं, एक टाइटल होता है, हेडिंग होती है, फिर जो है ना पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं। तो जब भी आप पैराग्राफ नया लिखेंगे तो P से स्टार्ट करेंगे। P का मतलब जो है ना पैराग्राफ है। तो इसको जब आपने ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप जो है रन करें तो ये देखें, ये हेडिंग है और ये जो है ना पैराग्राफ है। यहाँ से पैराग्राफ जितना भी लंबा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जो है, वो तो मैंने आपको पेंट ब्रश में समझाने के लिए बड़ा करके लिखा है, तो आप नोट पैड में अभी लिखें। अभी इसको नोट पैड के अंदर प्रोग्राम को लिखें। ये देखें नोट पैड के अंदर यही प्रोग्राम लिखा हुआ है, और इसको जब सेव किया है, जब इसको जो है सेव किया है, तो सेव जब हम करेंगे फ़ाइल का नाम देंगे और आखिर में जो है ना .html देंगे। आखिर में जो उसको एक्सटेंशन देंगे तो वो .html की हम एक्सटेंशन दे रहे होंगे। ठीक है जी। तो जब आप उसको सेव करेंगे तो जब भी आप कोई नाम रखेंगे, फ़ाइल का नाम रखेंगे, मैं कहता हूँ लेक्चर 00.html, तो ये आप नाम रखेंगे। जब फ़ाइल को सेव करेंगे तो ये नाम आप रखेंगे। यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हैं, मगर एक्सटेंशन जो है वो HTML रखेंगे। उम्मीद है कि आपको जो है ये जो प्रोग्राम है इसका HTML का जो प्रोग्राम लिखा जाएगा उसकी आपको समझ आ चुकी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टाइटल के अंदर जो है ना पेज का टाइटल लिखती है, और बॉडी के अंदर जो है ये हमने, और एंड बॉडी के अंदर जो है ये हेडर इस्तेमाल किया। उन्वान H1 सबसे बड़ा उन्वान है, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये स्टार्ट होता है और एंड होता है, स्टार्ट होता है एंड होता है। ये जो H1 है टैग के अंदर लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है, और ये एक टैग के अंदर है। टैग का एक स्टार्ट है और टैग का एक एंड है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जिसका स्टार्ट होगा, एंड होगा, और कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे वो बस उसका स्टार्ट ही होगा, एंड नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम को अगर हम अपने नोट पैड में लिख कर उसको सेव कर लें, ब्राउज़र के अपना HTML फॉर्मेट में सेव कर लें, तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखें, ये इस तरीके से टाइटल 1 बड़ा लिखा हुआ है, टाइटल 2, तो ये HTML पेज हमारा बन गया है। तो इसमें ये हमें बताता है H1 से लेकर H6 तक जो है ना हमारे पास उन्वान देने के लिए ये कमांड जो है वो मौजूद हैं। और आगे देखें तो हमने एक और चीज़ कि वही स्ट्रक्चर है, और उसमें ये दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, और यहाँ पे हमने एक उन्वान दिया है, और उन्वान को H1 से इस्तेमाल किया है। और अब जो है दूसरा जो है ये पैराग्राफ लिख रहे हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट जो बनता है, कोई भी आप लिखाई करते हैं, पेपर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऊपर जो है ना आप एक उन्वान देते हैं और नीचे जो है ना एक पैराग्राफ लिखते हैं। एक जगह पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि जी जो एक बात जो कर रहे हैं तो वो उसका एक स्टार्ट होगा और उसका एक एंड होगा, एक उसकी इब्तिदा होगी और एक उसका एंड होगा। तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। तो उसको P से स्टार्ट किया और कंप्यूटर ये समझ जाएगा ये पैराग्राफ है। नया पैराग्राफ लिखना है तो फिर दोबारा से P से हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो इसको अगर आप चलाएँ, इसको सेव कर लें और इसको जो है ना जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें, तो इसमें ये पैराग्राफ लिखा गया और ये टाइटल लिखा गया। और तो H1 से ये बड़ा टाइटल उसने लिखा, पैराग्राफ लिखा, तो पैराग्राफ हमेशा
एक लाइन छोड़कर जो है ना नीचे लिखेगा तो ये लिख दिया। तो ये आपकी ब्राउज़र की सेटिंग के ऊपर है। ब्राउज़र को अगर कम कर दें तो ये कम फॉन्ट्स कम दिखाएगा, और ब्राउज़र को अगर मिनिमाइज़ करें, इस तरह से मिनिमाइज़ करें तो ये लाइनें बढ़ा देगा। तो खुद इसकी एडजस्टमेंट। आगे हमने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। तो ये देखें, एक H1 दिया, ये P लिखा, और P को यहाँ ख़त्म करेंगे। ये P जो है ना यहाँ, ये P जो है ये इसको मैं रेड करके दिखाता हूँ, ये ख़त्म हो रहा है। अब दूसरा पैराग्राफ जो है ना यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल देखें, ये जो HTML का पेज है जहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसमें तो कोई दरमियान में लाइन नहीं है। तो ये P लिखा और P को यहाँ पे एंड किया, और ये वही स्ट्रक्चर है। इसको सेव कर लिया, और इसको जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो ये देखें, ये पहला तो वही H1 के दरमियान लिखा हुआ है। ये पहला पैराग्राफ है, P और P के दरमियान है, और ये दूसरा पैराग्राफ। जब दूसरा पैराग्राफ से स्टार्ट किया तो ख़ुद ब खुद ही उसने एक लाइन छोड़कर दूसरा पैराग्राफ जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ये देखें, खूबसूरत सा पेज बनना शुरू हो गया है। और आगे अगर आगे हम चलें तो इसमें एक और चीज़ कवर होगी, वो ये है कि कभी कभार हमें जो है पैराग्राफ के अंदर जो है किसी चीज़ को मोटा करके लिखना होता है, यानी कि बोल्ड करके लिखना होता है, या टेढ़ा करके लिखना होता है, जिसको इटालिक कहते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करके तो नीचे यहाँ तक होगा। ये देखें, ये I से स्टार्ट हुआ, फिर उसके अंदर B हमने लिखा, तो पहले B पे ख़त्म होगा, फिर I पे ख़त्म होगा। तो इस तरीके से ये बोल्ड और इटालिक हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करें तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये H1 से लेकर H1 तक है, ये P है, P से लेकर ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये दूसरा पैराग्राफ है, और बीच में जो है ना ये यहाँ पर बीच में यहाँ पर I है और H है, I और B है। I से स्टार्ट हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है। I का मतलब इटालिक टेढ़ा करके लिखना है, B का मतलब बोल्ड मोटा करके लिखना है। तो ये यहाँ इसने इसको टेढ़ा भी किया, बोल्ड भी किया। तो ये भी एक कंट्रोल आपके पास आ गया कि जब आप HTML का वेब पेज बनाएंगे तो आप उसको जैसे MS वर्ड के अंदर बोल्ड इटालिक किया जा सकता है, तो इसको भी किया जा सकता है। आप इसको बोल्ड भी कर लिया और इटालिक भी कर लिया, ठीक हो गया जी। और इसी तरीके से एक और चीज़ इसमें वो ये है कि 2 पैराग्राफ के दरमियान जो है ना वो ख़ुद ब खुद जो लाइन छोड़ता है वो एक लाइन छोड़ता है। आप चाहते हैं एक से ज़्यादा लाइन आप 2 पैराग्राफ के अंदर छोड़ना चाहते हैं अपना एक वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ब्रेक, BR उसके लिए इस्तेमाल होगा ब्रेक के लिए, कि ये ब्रेक कर देगा एक लाइन को, दूसरी तीसरी। इसको चाहे जो है ना ऊपर नीचे लिखते हैं, चाहे आगे एक साथ H1 है, H1 पे ख़त्म हो रहा है, ये P1 है, P पे ख़त्म हो रहा है, ये भी P है, P पे ख़त्म हो रहा है। अब तीसरा पैराग्राफ हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर 4 लाइनों का हमने जो है 4 लाइनों का दिया है, 4 लाइनों का ब्रेक दिया है। तो ये देखें, 4 लाइनों का हमने इसके अंदर ब्रेक दिया है। तो उसके बाद 4 लाइनें ये स्पेस छोड़ देगा, खाली लाइन छोड़ेगा। तो ये इसने खाली लाइन जो है ना 4 लाइनें छोड़ दी हैं। तो आज आपने जो सीखा है वो क्या है जी, उसका स्ट्रक्चर सीख लिया, HTML का स्ट्रक्चर सीख लिया, और उसके बाद जो है आपने H1 से लेकर H6 तक दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर ली, और फिर जो है जी आपने इसमें पैराग्राफ को सीख लिया कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, 2 पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, वो आपने इस तरह से बहुत सारे पैराग्राफ आप जो है वो जा सकते हैं। इसी तरीके से बोल्ड करना, मोटा करके लिखना, और इटालिक टेढ़ा करके लिखना, वो भी आपने सीख लिया है। और इसी तरीके से जो है ना आगे आप जो है ना उसको ब्रेक कैसे करना है, उसमें लाइनें कैसे डालनी हैं, तो वो आपने सीख लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने कंप्यूटर के ऊपर, नोटपैड के ऊपर ये ख़ुद हाथ से लिखें, चीज़ों को लिखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो पहला हमारा हदफ जो है ना वो HTML को कवर करना है, और फिर उसके बाद जो है एक और HTML की जो खुसूसियात हैं और उसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है अंग्रेज़ी में, तो उसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। कि जैसे देखें, आपने
एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, तो ये एलिमेंट है H1। तो H1 एलिमेंट क्या करता है कि ये यहाँ जो टाइटल होगा उसको साइज़ एक दे देगा। आपने देखा उसमें कि सबसे बड़ा साइज़ हेडिंग के लिए H1 दे देता है और H2 जो है ना दूसरा साइज़ दे देता है। तो ये तो डेटा एलिमेंट्स हैं और ये एक हुक्म है जो इसके ऊपर जो है वो लग रहा है। और अब इस तरह है कि जी हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमने इसको एक साइज़ दे दिया है, तो ये तो H1 का जो साइज़ है वही उसको होगा। अगर मैं इसको कोई कलर देना चाहता हूँ तो कलर कैसे दूँगा, और अगर इसका जो है कोई फ़ॉन्ट मैं अलग रखना चाहता हूँ तो वो कैसे दूँगा, और साइज़ जो है ना फिर अपनी मर्ज़ी का रखना चाहता हूँ तो वो कैसे दूँगा। तो इसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, इसको औसाफ कहा जाता है, इसको वसफ़ कहा जाता है। कि ये आम फहम बात है कि एक मिसाल के तौर पे दीवार है, तो दीवार तो समझें कि एक एलिमेंट है। अब उसका जो साइज़ है, जो उसकी हाइट है, जो उसकी विड्थ है, मतलब उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी लंबाई है और जो उसका रंग होगा, तो वो उसके औसाफ हैं, वसफ़ हैं। और इस औसाफ और वसफ़ को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। तो इसके बारे में हम जो है ना ये देखेंगे। ये बहुत ही आसान है, बड़े आपने डेटा एलिमेंट समझ लिया है। अब डेटा एलिमेंट से आगे जो है ना इसके एट्रीब्यूट्स इसको लगाना, औसाफ लगाना, ये बहुत आसान है। इससे आपको और कंट्रोल आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का जो है ना उसको कलर दे सकेंगे, साइज़ दे सकेंगे और अपनी मर्ज़ी का जो है ना उसको फ़ॉन्ट दे सकेंगे। तो इस तरह के औसाफ जो है ना इसको लगते हैं। तो इसके बारे में हम जो है ये वीडियो जो है बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ये तारफ़ हो जाए। तो देखें जी, जो HTML एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं कि ऑल HTML एलिमेंट्स, मतलब है जितने भी एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं, H1 पढ़ा है, P पढ़ा है, और इसी तरीके से जो है वो आपने अदर एलिमेंट्स जो है ना जो पढ़े हैं, उन सब के फिर एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो एट्रीब्यूट्स कहते हैं कि ये प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखें दीवार तो बन जाती है, अब दीवार का जो है वो आपने कलर कौन सा रखना है और आप पर है कि उसकी कितनी हाइट रखनी है, आपने कितनी विड्थ रखनी है। तो ये उसके औसाफ होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन दिस स्टार्ट टैग। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो वो ये बता रहे हैं कि हमेशा जो है ना उसका इस्तेमाल, ये जो स्टार्ट टैग है इसके अंदर जो है ना हमने एट्रीब्यूट्स को जो है ना इस्तेमाल करना है। ये बात जो है ना बताई जा रही है। और अगली बात ये है कि एट्रीब्यूट्स को जो इस्तेमाल किया जाएगा वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। पहले इधर उस एट्रीब्यूट का नाम आएगा, नेम आएगा, और फिर इक्वल साइन आएगा, और फिर ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसकी वैल्यू आएगी। तो ये कैसे होगा ये आगे आपको बताएंगे। तो कहते हैं कि अनासर में खुसूसियात हो सकती हैं। औसाफ अनासर के बारे में इजाफ़ी मालूमात फराहम करते हैं। औसाफ से मुराद एट्रीब्यूट्स है, वसफ़ है, और औसाफ हमेशा स्टार्ट टैग में बताए जाते हैं। ये जो स्टार्ट टैग है इसके अंदर लगेंगे, और औसाफ आम तौर पर नाम होगा, फिर उसकी जो है ना कदर वैल्यू होगी कि जोड़ों में आते हैं, नेम और आगे उसकी वैल्यू, इस तरह से वो इस्तेमाल होगा। तो अब आगे एक प्रोग्राम में आप देखें तो हम जो है यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहे हैं। देखें जी, ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को हम क्या बता रहे हैं। आपने बॉडी एक डेटा एलिमेंट जो है ना पड़ा हुआ है। अब बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हर HTML प्रोग्राम की एक हेडर होगा और एक जो है ना उसकी बॉडी होगी। ठीक हो गया जी, एक हेडर होगा, एक क्या होगी उसकी बॉडी होगी। तो बॉडी जो होती है किसी भी पेज की, तो वो असल जगह होती है जहाँ पे आपका कंटेंट्स यानी कि मवाद जो है ना वो लिखा जाता है। कंटेंट्स या मवाद जो है वो लिखा जाता है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जो है ना ये देखें मैं एट्रीब्यूट्स दे रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स का जो नाम है, अभी जो नाम है वो स्टाइल दिया है, और स्टाइल के बाद देखें ये इक्वल साइन डाला है, और इक्वल साइन डालने के बाद जो है बैकग्राउंड ये उसकी वैल्यू इसी तरह से लिखेंगे आप, बैकग्राउंड डैश कलर,
तो इसका मतलब है कि उस जो जो पेज है उसका पिछला पेज का कलर क्या होगा, वो पेज की बॉडी का कलर क्या होगा, उसका रंग क्या होगा। तो उसको हम कहते हैं ये पाउडर ब्लू है, पाउडर ब्लू इसका जो है ना रंग होगा। ठीक हो गया जी। और नीचे मैं एक डेटा एलिमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो क्या है जी, H1 है, और वो हेडिंग दे रहा है। और नीचे P जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और P जो है ना दिस इज़ पैराग्राफ, ये जो है ना वो पैराग्राफ है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है बॉडी को क्लोज़ कर दिया है, बॉडी को क्लोज़ कर दिया है। तो ये मेरा प्रोग्राम है, यहाँ तक प्रोग्राम है। ये देखें बॉडी से स्टार्ट हुआ और इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया और ये चीज़ लिख दी है। ये नीचे जो एक और चीज़ नोट कर लें, इसको जो है ना वो कमेंट्स कहा जाता है कि आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि अभी ये जो है ना इस पे हुक्म ना लगे, तो आप ये लेस दैन साइन और एक्सप्लेनेशन साइन और ये डैशेस लगा के इन दो में इसको क्या कर दें, बंद कर दें। जैसे मैंने इसको बंद कर दिया है, तो ये समझें कि ये टेक्स्ट बन जाएगा, मतलब है ये वैसे ही एक चीज़ लिखी हुई है, इस पे काम नहीं होगा। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो इस प्रोग्राम को, तो अब देखें तो क्या होगा। ये देखें ये पेज था और ये हेडिंग उसके अंदर हमने लिखी है दिस इज़ पैराग्राफ। मगर इस पेज का ये जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड जो कलर है वो क्या कर दिया हमने, पावर ब्लू कर दिया है। तो देखें ये कलर इसका चेंज हो गया। तो बॉडी तो डेटा एलिमेंट था, बॉडी जो था वो डेटा एलिमेंट था, ये बॉडी डेटा एलिमेंट, इसके टैग के अंदर ही कहा गया कि आप जो है ना एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे, औसाफ को लिखेंगे। अब नाम इसका रखा हमने, ये नाम इस डेटा एलिमेंट का जो नाम है स्टाइल है, और इसके साथ जो है ना बैकग्राउंड कलर हम पावर ब्लू कर दिया है, तो ये लिखा गया है। अब आगे देखें, हम आगे चलते हैं। इसको तो मैं फिर इसको अब बंद कर देता हूँ कि ये काम ना करे। तो लेस दैन साइन, एक्सप्लेनेशन साइन और ये लगाएं, और ये क्या हो जाएगा, ये समझें कि साइड पे बैठ गया। अब ये मुकाबले में नहीं आएगा, बस ये साइड पे बैठ गया। अब मैं ये दूसरा अगली सेटिंग करता हूँ, और अगली सेटिंग में आप देखें, ये नीचे वाले को बंद कर दिया। तो ये देखें ये बॉडी है जी। अब बॉडी में कोई एट्रीब्यूट्स मैंने नहीं लिखा और स्लैश बॉडी को बंद कर दिया। अब देखें ये H1 हमारा डेटा एलिमेंट है, और H1 के अंदर फिर वही स्टाइल में लाया एट्रीब्यूट, और इसको वही बैकग्राउंड कलर जो है ना पावर ब्लू दिया। बैकग्राउंड कलर क्या दिया, पावर ब्लू। और ये इसको जो है ना ये कोटेशन मार्क से बंद कर दिया। और अब आगे देखें दिस इज़ हेडिंग, उसी तरीके से लिखा, वो H1 क्लोज हो चुका है। अब नीचे देखें P जो है पैराग्राफ का एलिमेंट है, वो आपने पहले सीख चुके हैं पैराग्राफ बनाना। अब जो है ना ये स्टाइल लिखा बैकग्राउंड, और इसको टोमेटो कलर जो है ना वो हमने दे दिया, और दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक हो गया जी। अब ये कोड जो है ना ये एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये जो है ना काम करेगा, और कोड कोई काम नहीं करेगा, नीचे वाला भी नहीं करेगा, ऊपर वाला भी नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। और अब इसको देखें हम दोबारा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यही हमारा कोड है, इस पे F5 प्रेस कर दें। अब देखें बॉडी को तो कलर उसने नहीं दिया, सिर्फ किसको दे दिया, दिस इज़ ए हेडिंग हमने जो दी थी H1 के अंदर, और उसके अंदर कलर दिया था, तो इस हेडिंग को उसने कलर जो है ना दे दिया। ये जो पैराग्राफ है दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये जितना बड़ा लिखेंगे इसका कलर इसके साथ बढ़ता रहेगा। तो ये पैराग्राफ को जो है ना इसने कलर दे दिया। तो उम्मीद है कि ये आप समझ रहे होंगे कि ये जो डेटा एलिमेंट है, तो डेटा एलिमेंट के अंदर जो है ना वो एट्रीब्यूट्स का मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब है आपके ये औसाफ हैं, वसफ़ हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेब पेज बनाते हुए ये बड़ा काम देती है, और वेब पेज बनाते हुए, और ये समझें कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स स्टाइल जो यूज़ कर रहे हैं, ये CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का पार्ट है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक हो गया जी। और आगे देखें, अब इसको हम
इसको बंद कर देते हैं एक्सप्लेनेशन साइन के साथ, इसको हमने बंद कर दिया, कमेंट्स कर दिया, मतलब है इसको हमने साइड पे बिठा दिया। अब इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, ये नहीं चलेगा। नीचे हमने देखते हैं एक और एट्रीब्यूट्स जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। और ये एट्रीब्यूट्स क्या है कि H1 को स्टाइल कलर उसको जो है ना वो ब्लू दे रहे हैं, दिस इज़ हेडिंग, और ये उसका कलर है, टेक्स्ट कलर ये आएगा, और ये उसका स्टाइल है, ये भी नीचे पैराग्राफ का स्टाइल जो है ना वो कलर रेड दे दिया। ऊपर याद रहे कि वो बैकग्राउंड कलर था, ये अब टेक्स्ट कलर आएगा, दिस इज़ ए पैराग्राफ, तो ये हो जाएगा जी। तो अब इसको नीचे हम नीचे वाले को बंद कर देते हैं कि ये अब सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 लाइनें जो है ना काम करेंगी, ये 2 लाइनें काम करेंगी। तो इसको सेव करते हैं और दोबारा इसको हम F5 प्रेस कर देते हैं। ये देखें तो फ़र्क नज़र आया होगा आपको। पहला जो था बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड कलर था कि वो हेडिंग जो H1 डेटा एलिमेंट है उसका पूरा बैकग्राउंड, पूरी लाइन का बैकग्राउंड उस चेंज कर देता है। और ये जो है ना ये सिर्फ जो है ना कलर एट्रीब्यूट्स है, ये जो है सिर्फ कलर एट्रीब्यूट्स है, ये स्टाइल है, और इसकी जो ये तो एट्रीब्यूट है स्टाइल जो है, और स्टाइल के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ उसकी आती हैं। अब वैल्यूज़ में एक जो है ना वैल्यू बैकग्राउंड कलर है, और कॉलन के साथ आगे उसकी जो है ना वैल्यू दे दें, और दूसरी जो है ना ये कलर स्टाइल के साथ कलर कौन सा है, और इसमें हर तरह का कलर जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कलर नेम कैसे हासिल करने हैं, आप गूगल पर जाएं, कलर नेम्स, वो कलर नेम्स जो है ना उठा के यहाँ लिख दें तो वो कलर तब्दील हो जाएगा। समझ आ गई बात। और ये देखें अब इसने जो काम किया है ये आपके सामने है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लफ्ज़ जो एट्रीब्यूट्स हैं इसकी समझ आ गई है कि एट्रीब्यूट्स तो एक इस्तिलाहात है, उर्दू में उसको जो है ना औसाफ कहते हैं, वसफ़ कहते हैं, और इस्तेमाल उसका कैसा है कि आपने स्टेप बाय स्टेप आगे आएँ कि वो जो डेटा एलिमेंट था तो डेटा एलिमेंट के अंदर उसको हमने लिखना है एट्रीब्यूट्स को। तो एट्रीब्यूट्स का नाम जो है ना ये स्टाइल है, और इसको आगे जो है नाम लेकर चलें। अब आगे देखें, इसको भी हम इसको आराम कराते हैं। ये अब साइड पे हो जाएगा जी, ये काम नहीं करेगा। अब नीचे जो है हम काम करवा लेते हैं, ठीक हो गया। और इसको भी हमने बंद कर दिया, सही है। अब ये काम नहीं करेगा। अब देखें स्टाइल हम देते हैं, स्टाइल में हम कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना ये हम 300% दे देते हैं, और स्टाइल के अंदर जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ पैराग्राफ का 160% दे देते हैं, और ये पैराग्राफ का है साइज़। तो ये 2 काम आप करेंगे। अब जो है ना हेडिंग का एट्रीब्यूट जो है ना हम दे दिया कि उसका हमने साइज़ चेंज कर दिया। वैसे तो आपको पता है H1 का एक अपना मखसूस साइज़ होता है, और पैराग्राफ का भी अपना मखसूस साइज़ होता है। तो अब इसमें देखें आप, ये देखें दिस इज़ हेडिंग, और ये साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। पैराग्राफ में भी आपने देख लिया जो पैराग्राफ का साइज़ अपना होता था वो कम था, अब इसमें एक जो है ना उसका वसफ़ दे दिया, उसका साइज़ को हमने बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसको अब हम बंद कर देते हैं, ऊपर के साथ मिला देते हैं, इसको रेस्ट कराते हैं। ये अब काम नहीं करेगा, ये हमने ये कमेंट्स कर दिया, ठीक हो गया जी। और नीचे हम इसको खोल देते हैं। ये देखें अब H1 है स्टाइल टेक्स्ट अलाइन, कि जी हेडिंग को कहाँ अलाइन करें, तो हम कहते हैं सेंटर में लिखे, सेंटर हेडिंग ये टेक्स्ट दे दिया है। और इसी तरह से स्टाइल जो है टेक्स्ट अलाइन, उसको भी हम जो है वो सेंटर कर देते हैं, और पैराग्राफ में हमने लिखा सेंटर पैराग्राफ, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से ये अब जो है ना काम करेगी, ये 2 लाइनें जो है ना काम करेंगी। तो देख लिया आपने। अब देखें इसको जी, इसको दोबारा चलाते हैं, ये देखें तो कितनी मतलब कंट्रोल आ गया आपके पास। आप कोडिंग से ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसको सेंटर हेडिंग कर दिया, सेंटर पैराग्राफ कर दिया। किसकी वजह से ये हुआ,
दोबारा देख लें किसकी वजह से हुआ कि H1 के अंदर, H1 तो वही था, डेटा एलिमेंट था, उसके स्टार्ट वाला जो टैग है उसमें ये लिखना है। याद रहे कि स्टार्ट वाले टैग में इसको लिखना है। तो ये देखें यहाँ से ये स्टार्ट वाला टैग जो है ये स्टार्ट हुआ, और इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट अलाइन जो उसकी वैल्यू है उसको बता दिया कि सेंटर होगी, और पैराग्राफ के अंदर भी स्टाइल टेक्स्ट अलाइन उसकी वैल्यू हमने बता दी वो क्या होगी, सेंटर होगी। तो इस तरह से इसने ये काम कर दिया है। ये देखें इस तरह से ये काम इसने कर दिया है। और अब नीचे हमने आपको ये सारा बता दिया। वही जो काम जो ऊपर किया है कि वो कहते हैं यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट्स फॉर स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स। ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स है इसको HTML की स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया। स्टाइल आप समझते हैं ना, उसके फैशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको मुख्तलिफ़ कलर दिए जाते हैं, उसको मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट दिए जाते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ दिया जाता है, उसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट की जाती है। तो ये सारा काम जो है ना उससे किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने कर लिया जी। ठीक है, अब इस सब को ये ऊपर वाले को बंद कर दिया, यहाँ से लेकर नीचे तक जो है ये इसको अब हम दोबारा चलाते हैं। तो ये आपको समझ आ चुका होगा, एट्रीब्यूट्स आपको समझ आ चुका होगा। इस तरह के काफ़ी एट्रीब्यूट्स हैं। जो w3schools.com है उसके ऊपर मैंने आपको कहा कि आप जाएं, वो एट्रीब्यूट्स उठाएं और उसकी खूब प्रैक्टिस करें, आप महारत हासिल कर लेंगे। इसके अंदर आपके हाथ चल जाएंगे। w3school.com पे आप जाएं, वहाँ से तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, उनका मिसाल आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको एक रास्ता दिखाना था कि इस तरीके से आपने आगे चलना है। तो ये देखें कि हमने जो सारा काम किया है, ये देख लें कि ये पहला काम किया था हमने H1 के अंदर जो है ना उसका जो स्टाइल जो था वो बैकग्राउंड वैल्यू दी थी, और उसको कलर जो है ना एक दे दिया था, और यहाँ पैराग्राफ को भी बैकग्राउंड कलर दिया था नीचे वाली जो हमने प्रैक्टिस की, और उसमें उसको जो है ना हमने कलर दे दिया एक। और फिर नीचे हमने जो प्रैक्टिस की कि वो जो टैग एलिमेंट है H1 और उसको कलर की वैल्यू दी। तो कलर वैल्यू क्या है कि उसको टेक्स्ट वैल्यू की, ये फ्रंट एंड जो उसका सामने जो कलर आता है टेक्स्ट का, मतलब है जो आपके ये इनसे लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं या हरूफ तहजी जो लिखे उनको क्या कलर होगा, ये उसने दे दिया। ये पैराग्राफ को दे दिया, और यहाँ पे फिर हमने फ़ॉन्ट साइज़ का वाला वो इस्तेमाल किया, और ये दोनों के अंदर। और यहाँ पे जो है ना हमने टेक्स्ट अलाइन का जो है वो आपको समझ आ गई होगी। इसकी खूब प्रैक्टिस करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज की इस क्लास में हम HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले आपने हेडर पढ़ा, हेडर 6 किस्म के हैं, H1 से लेकर H6 तक, और इसी तरीके से पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो उसके लिए एक डेटा एलिमेंट जो है ना फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होगा, उसको स्ट्रंग कहा जाता है, स्ट्रंग। तो ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे स्ट्रंग को, इसका स्टार्ट होगा और एंड होगा, जिसको हम अहम मतन कहते हैं। देखें जो भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसमें कोई अहम चीज़ लिखना चाहते हैं तो उसको स्ट्रंग के साथ लिख देंगे। और आई जो है आई के साथ इटालिक तिरछा मतन, मतलब है जो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर तिरछी चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। और इसी तरीके से EM जो है ना एम्फसाइज्ड टेक्स्ट जो है, तो हम किसी डॉक्यूमेंट लिखते हुए और उसको जो है ना हम ज़ोरदार मतन कहते हैं कि उस पे ज़ोर देना चाहते हैं और उसको जो है ना हम बताना चाहते हैं कि ये कोई ख़ास चीज़ है, तो EM के साथ लिखते हैं। और फिर है मार्क जो है निशान ज़दा मतन, कि किसी मतन को, किसी लफ्ज़ को और किसी जो है ना जुमले को, किसी सेंटेंस को हम जो है मार्क करना चाहते हैं तो मार्क से स्टार्ट करेंगे और मार्क पे एंड करेंगे। और अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखते हुए
उसके अंदर कुछ चीज़ संभाल करके लिखना चाहते हैं तो संभाल मतन के साथ डेटा एलिमेंट के साथ लिख देंगे। और अज़फ़शुदा मतन, अज़फ़शुदा डिलीटेड टेक्स्ट मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट है वो आपने किसी को भेजा तो उसमें से कुछ चीज़ वो डिलीट करना चाहता है तो डिलीट मतन के साथ, डिलीट डेटा एलिमेंट के साथ लिख देगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वो डिलीट करना चाहता है। और इसी तरीके से कुछ नई चीज़ उसमें इंसर्ट कर दी है तो दाखिल करदा मतन जो है एक आपका अपना जो है ना वो डॉक्यूमेंट था, उसमें किसी ने उसको चेक किया और INS से दाखिल करदा मतन एक लिख दिया। तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। और नीचे जो है ना सब मतन जो है ना सबस्क्रिप्ट मतन है। तो सबस्क्रिप्ट मतन का मतलब ये है कि आप जो है किसी चीज़ को जैसे H2O लिखा जाता है, H2O लिखा जाता है तो H के बाद 2 जो है ना सबस्क्रिप्ट है तो सब के साथ लिखेंगे। और SUP सुपरस्क्रिप्ट मतन का मतलब ये है कि आप पावर में लिखना चाहते हैं, 3 के ऊपर 2 लिखना चाहते हैं तो सबसे लिखेंगे। तो ये अब कैसे होगा तो देखें, इसको हम एक प्रोग्राम हमने लिखा है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। देखें जी, ये बोल्ड है, ये ब्लू कलर में आपको पहले बताया डेटा एलिमेंट होते हैं और डेटा एलिमेंट जो है ना वो किसी भी लैंग्वेज के लिए वो उसका आर्डर होते हैं। तो ये आर्डर लगा रहे हैं B से और ये ख़त्म कर रहा है। ये ऊपर जो मैंने आपको बताया है, शायद पहले भी बताया है कि कमेंट्स लिखना चाहें, ये ऐसा आर्डर है कि ये जो है जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो वो सामने नहीं आएगा। ये हमारी मालूमात के लिए है कि कोई भी उसको प्रोग्राम को खोल के देखता है तो उसका पता चलेगा कि ये किस मकसद के लिए प्रोग्राम लिखा है। तो हमने इसको ये ब्रैकेट जो है एंगुलर ब्रैकेट्स से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन साइन लिखेंगे, 2 डैश लगा देंगे, आखिर में भी 2 डैश और एंगुलर। तो ये वो चीज़ है जिसको कमेंट्स कहा जाता है। तो ये देखें, हमने कंप्यूटर को आर्डर दिया है कि बी से आर्डर दिया है बोल्ड, यहाँ से इसके दरमियान तो कुछ भी आप अपना मतन लिख सकते हैं, ये बोल्ड कर देगा। और BR जो है ना ये ब्रेकअप करेगा इसको। और ये स्ट्रांग के साथ हमने इसको लिखा है और ये इटालिक के साथ इसको लिखा है हमने। और ये जो है ना ज़ोरदार मतन एम्फेसाइज टेक्स्ट के साथ लिखा है। ये देखें, ये मार्क के साथ इसको लिखा है, ये स्मॉलर टेक्स्ट के साथ लिख रहे हैं। ये डिलीटेड अज़फ़शुदा मतन कैसे लिखेंगे, ये देखें, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसको एंड कर रहे हैं। और ये BR पे बता रहा हूँ कि ये लाइन को ब्रेक करेगा, बीच में एक लाइन इंसर्ट करेगा। तो ये इंसर्टेड मतन को ऐसे लिखा जाएगा, देखिएगा INS के साथ। और ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को और सुपर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को जो है लिखा जाएगा। तो इसको हमने सेव कर दिया डेटा एलिमेंट HTML के नाम के ऊपर, ये हमने इसको सेव किया हुआ है। और इसको जो सेव किया वो एक डायरेक्टरी के अंदर जो है ना उसको हमने सेव कर दिया है। और उसको अब उस डायरेक्टरी को हम चलाते हैं। जो भी आप फाइल सेव करेंगे वो आपकी एक डायरेक्टरी में आपको सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया हुआ है, डेटा एलिमेंट के नाम पे इसको सेव किया हुआ है। तो ये देखें जी, इसको जब हमने ये रन किया, उसको डबल क्लिक हमने कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ कि आपको नज़र आए। तो ये देखें, ये जो हमने ये जो प्रोग्राम लिखा, ये बोल्ड का, ये देखें बोल्ड में इसने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। और ये नीचे हमने उसको स्ट्रॉन्ग के साथ इम्पॉर्टेंट, तो ये बोल्ड से भी थोड़ा मोटा ये करता है इसको। और ये इटालिक है। एम्फेसाइज जो है ना, एम्फेसाइज का मतलब ये है कि कोई भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको वो थोड़ा सा टेढ़ा भी करेगा और जो है बड़ा भी करेगा। और इसी तरीके से मार्क टेक्स्ट में ये है कि ये मार्क टेक्स्ट से आप लिखेंगे, मार्क टेक्स्ट के साथ आप लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, इसको इसके पीछे कलर ले आएगा। तो आपका कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो उसमें ऐसा काम करते हैं। स्मॉल टेक्स्ट के साथ जो है स्मॉल टेक्स्ट कर दिया। और इसी तरीके से डिलीटेड के साथ, डेल के साथ आप लिखेंगे तो वो क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर लाइन खींच देगा उसके अंदर। ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। इंसर्टेड टेक्स्ट में ये है कि आप जो है INS के साथ लिखेंगे तो इस तरीके से उसके अंदर ये नीचे उसके लाइन लगा देगा। और ये जो है आगे सबस्क्रिप्ट, और ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो है ना, ये सब के साथ जो है ना वो
लिखा जाएगा। और इसी तरीके से सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो है वो सबस्क्रिप्ट के साथ जो है वो लिखा जाएगा। तो ये हम देखें इसमें पीछे पैराग्राफ में, हाँ ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है और उसके दरमियान में सुपर टेक्स्ट हमने लिख दिया है। ये पैराग्राफ को हम सेव करते हैं। ये बंद कर दिया। इसको सेव करें और सेव करके ये सेव करके इसको दोबारा डबल क्लिक कर दें। ये देखें जी, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है और ये उसको सबस्क्रिप्ट से लिखा है, तो ये नीचे करके उसको लिख देता है, तो ये सब काम ये कर रहा है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये इसको जो है ना ऊपर करके जो है ना वो लिख देगा। दोबारा इसमें जाते हैं, देखें जी, हम लिखते हैं H2, इधर आगे O लिखते हैं और यहाँ पे ये 3 लिखते हैं। पैराग्राफ के अंदर ये 3 लिख दिया और इसमें हम 2 लिखते हैं। ये सुपरस्क्रिप्ट, इसको सेव कर दें। अब दोबारा इसको रन करें, डबल क्लिक करें तो देखें H2O लिखने के लिए देखें H2O, H के बाद जो है ना हमने SUB लिखा और ये लिखा गया, और 3 के ऊपर जो है ना हम ऊपर लिखना चाहते हैं तो SUP के साथ जो है ना ऊपर हम लिख देंगे। तो आज के इस सबक में हमने ये देखा कि जी जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग क्या काम करता है, और इसी तरीके से आई क्या काम करता है, EM क्या काम कर रहा है, मार्क क्या काम कर रहा है, स्मॉल क्या काम कर रहा है, डेल क्या काम कर रहा है, और INS जो है ना ये क्या काम करता है, ये कंप्यूटर को क्या ऑर्डर देता है, और ये सब क्या काम करता है, और SUP सब जो है ना ये क्या काम करता है। तो ये आज आपने जो है ना वो देख लिया है। तो उम्मीद है कि आप उसकी समझ आ गई होगी, और अगर जो है आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। आज के इस लेसन में कुछ और डेटा एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे जो बहुत ही अहम हैं। उनको कहा जाता है HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट, कि कोटेशन लिखने के लिए या हवाला जात देने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। कोटेशन का मतलब ये होता है कि ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये किसी और के अल्फाज हैं, तो उसको कैसा, ये मेरे लिखे हुए नहीं हैं, किसी और वेबसाइट से उठाए हुए हैं, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, और एब्रीवेशन को कैसे लिखा जाएगा, एड्रेस को कैसे लिखा जाएगा, इसी तरीके से डबल कोटेशन मार्क को कैसे लिखा जाएगा। तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो पहले सिर्फ नाम याद कर लें। आपको पता है कि जो एंगुलर ब्रैकेट में चीज़ लिखी जाती है वो HTML
लैंग्वेज के अंदर एक ऑर्डर होता है ब्राउज़र के लिए। तो ये देखें, इसको कहते हैं ब्लॉक कोट। तो ये डिफ़ाइन करेगा एक सेक्शन दैट इज़ कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। इसका मतलब ये है कि ये मैं बताना चाहता हूँ HTML में लिख कर, ये इस तरीके से लिखेगा तो देखने वाला समझ जाएगा कि ये जो ये कंटेंट्स जिसके हैं, इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये इसका नहीं है, किसी और सोर्स से उठाया गया है। तो उसको लिखने का तरीका जो होगा, जैसे P के साथ पैराग्राफ लिखते हैं तो ये इसको आप ब्लॉक कोट के साथ लिखेंगे। और इसी तरीके से डिफाइन ए शॉर्ट इन लाइन कोटेशन, तो वो Q के साथ हम लिखेंगे। तो थोड़ा सा देखते भी जाएं इसमें। तो ये देखें, ये जो लिखा गया है ये पैराग्राफ, ये ब्लॉक कोट के साथ लिखा गया है। ये बता रहा है कि ये पैराग्राफ जो है ये किसी और सोर्स से जो है वो उठाया गया है। तो आगे चलते हैं। कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क को जब लिखना होगा तो डिफाइन ए शॉर्ट इन लाइन कोटेशन, तो वो Q के साथ लिखेंगे। तो ये देखें, Q के साथ हमने लिखा है, इस लाइन को Q डेटा एलिमेंट के अंदर लिखा, तो डबल कोटेशन मार्क आ गया है। आगे चलते हैं। एब्रीवेशन, तो कोई एब्रीवेशन मुखफ़फ़ अल्फाज इस्तेमाल जब होंगे तो उसको हम लिखने के लिए डेटा एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे AWBR, और ये एब्रीवेशन और एक्रोनिम को, मुखफ़फ़ को ये बताएगा। तो ये देखें, ये हमने लिखा इसको WHO को, तो इसके नीचे ये डॉटेड लाइन जो है उसी डेटा एलिमेंट ने लगाई है। और माउस ओवर ऊपर करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये उधर हमने एब्रीवेशन में लिखा हुआ है, जब माउस ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको बता देगा। अगला जो है जी वो एड्रेस है। तो एड्रेस को लिखने का तरीका जो है ना, जब एड्रेस डेटा एलिमेंट से लिखेंगे तो ये ख़ास एक फॉर्मेट में उसको लिखेगा, एक स्टाइल भी देगा और एडजस्ट भी करेगा उसको। और आगे जो है जी वो साइट है। साइट डिफाइन द टाइटल ऑफ वर्क, कि आप जो है एक टाइटल ऑफ वर्क देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा HTML फॉर्मेटिंग डाटा एलिमेंट्स की एक पिक्चर है, तो इसका टाइटल ऑफ वर्क देना चाहता हूँ। तो ये देखें, द वेब डेवलपमेंट बाय मोहम्मद अरशद ख़ान मैंने लिखा है, और इसको जो मैंने लिखा है वो साइट डेटा एलिमेंट से लिखा है। तो बड़े खूबसूरत तरीके से बिल्कुल उस पिक्चर के साथ थोड़ा स्पेस देकर उसको लिखेगा, उसका समझे कि हिस्सा बना हुआ है, ऐसा है कि यही पिक्चर का हिस्सा है, और इसको ज़रा टेढ़ा करके इटालिक में भी लिखेगा। और इसी तरीके से डिफाइन द टेक्स्ट डायरेक्शन, तो ये BDO डेटा एलिमेंट है। टेक्स्ट को आप लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, राइट टू लेफ़्ट लिखना चाहते हैं तो वो पूरे टेक्स्ट को जो है ना कन्वर्ट कर देगा। ये उसने कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम इसका कौन सा है। तो ये देखें, हमने यहाँ पे ब्लॉक कोड के साथ जो है ना ये इसको लिखा है, और इसको साइट का जो है वो हमने दे दिया है। साइट का टाइटल भी दे दिया कि ये सोर्स बता दिया कि ये किस सोर्स से ये कोटेशन जो है ना वो ली गई है, और ये वाला जो एरिया है इसको वो लिखेगा, इस तरीके से लिख देगा। ठीक है ना, ये वाला एरिया जो है इसने इसको लिख दिया है। तो ऑटोमेटिकली ये उसको ले जाएगा, इसको नया पैराग्राफ नहीं बनाएगा, इसको कुछ स्पेस देकर आगे जो है ना एडजस्ट करेगा। तो आपने देखा दोनों लाइनों को उसने, अगर 10 लाइनें भी हों उसको इसी तरीके से वो एडजस्ट कर देगा। तो ये तरीका है कोटेशन को लिखने का। आगे दूसरा देखें सिंगल कोटेशन को, तो हमने ये P से तो पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, और ये WWF गोल्स इज़ टू, और ये Q के साथ जो है ना बिल्ड ए फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर, और आगे जो है ना उसको क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, उसको आगे हम उसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे उसको हमने /Q के साथ क्लोज़ कर दिया, पैराग्राफ को भी क्लोज़ कर दिया। और ये जो है ये देखें, ये लिखा गया WWF गोल इज़ टू, ये पैराग्राफ ने स्टार्ट किया, और ये जो डबल कोटेशन डाला है जो Q की वजह से डाला है।
नेक्स्ट देखते हैं कि जी कैसे हम जो है ना एब्रीवेशन लिखते हैं। तो देखें पैराग्राफ को स्टार्ट किया दी, और आगे ये एब्रीवेशन डेटा एलिमेंट है और उसके अंदर हमने टाइटल दिया है। टाइटल क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें WHO से ये उसको क्लोज़ कर दिया। और आपको पता है जब कभी भी औसाफ को लिखा जाएगा तो डेटा एलिमेंट के अंदर लिखा जाएगा, और इसको क्लोज़ किया फर्स्ट टैग के अंदर, और फिर जो है WHO लिखा और इसको क्लोज़ कर दिया। वाज फाउंडेड इन 1948। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा ये देख लें। जब इसको माउस ओवर यहाँ पे हमने किया, इसकी नीचे डॉटेड लाइन भी डाल दी, और आगे जो है वो एड्रेस है। एड्रेस डेटा एलिमेंट को लिखा गया, ये देखें ये एड्रेस है, और एड्रेस को इस तरीके से लिखा गया। और ये पहली लाइन लिखी, फिर ब्रोक लाइन किया, विज़िट अस एट, ये उसकी वेबसाइट लिखी, और उसके ब्रोक किया, नई लाइन नीचे ले आए। तो ये ख़ास तरीके से उसको लिख देगा, और इसको थोड़ा इटालिक भी किया उसने और टेढ़ा भी किया, और ये इस तरीके से उसको एडजस्ट भी किया है। नेक्स्ट जो है वो साइट के साथ उसका जो है ना हम लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमने एक पैराग्राफ लिखा, ये दूसरा लिखा, ये तो आसान है। इमेज दिया हमने, और इमेज का सोर्स दे दिया, विड्थ दे दी, हाइट दे दी, और एक नई वैल्यू है ALT, दी वेब डेवलपमेंट, कि जब ये पिक्चर वहाँ पे नहीं शो होगी तो फिर जो है ना अल्टरनेट उसका क्या है, दूसरी चीज़ उसकी क्या शो करेगी, तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम उसका टाइटल दे रहे हैं साइट, साइट के साथ उसको लिखा दी वेब डेवलपमेंट, और स्लैश साइट के साथ जो है ना उसको बंद कर दिया। तो दी वेब डेवलपमेंट जो है ना भाई मोहम्मद अरशद ख़ान, तो ये इसको ऐसे लिख देगा। ये देखें, ये हमने पिक्चर एक दी और दी वेब डेवलपमेंट बाय मोहम्मद अरशद ख़ान, तो ये उसने साइट के अंदर उसको लिख दिया। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, हाँ डायरेक्शन है, BDO DIR और इक्वल साइन है RTL, राइट टू लेफ़्ट लिखेगा या लेफ़्ट टू राइट, दो ही वैल्यूज़ इसकी हैं। इस टेक्स्ट को वो उल्टा करके लिखेगा, और स्लैश BDO से उसको हमने बंद कर दिया है। तो ये देखें, ये जो है ये असल में दिस है, तो उल्टा करके लिखा THIS। ये टेक्स्ट है TEXT, ये वेल है WILL, तो उल्टा करके इसने इसको लिखा है। इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से ये जो एब्रीवेशन है, कोटेशन है, उसमें ब्लैक कोट है, उसका लिखने का तरीका देख लिया आपने, और सिंगल कोटेशन को, एब्रीवेशन को, एड्रेसेस को, साइट को, और BDO डिफाइंड द टेक्स्ट डायरेक्शन को लिखने का तरीका देख लिया है। ये इसका जो सोर्स कोड है जो मैंने लिखा हुआ है, ये भी जो अपलोड करेंगे, जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके साथ इसको भी दे दिया जाएगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस हो जाएंगी और जहन में होंगी, तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट जो है, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप बना सकेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये देखें जी, हमारे सामने जो है ना एक हेडर लिखा है। क्या लिखा है? हेडर लिखा है। H1 तो आप समझते हैं डेटा एलिमेंट, तो वही डेटा एलिमेंट लिखा है। और डेटा एलिमेंट के अंदर आप देखें, आप जब भी वेब पेज को देखेंगे तो आप खुद समझना शुरू कर देंगे कि जी इसके पीछे कोड क्या लिखा हुआ है, खुद जहन में ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। पहले ये हमने क्या लिखा है? H1, और H1 के अंदर क्या लिखा होगा? हमने अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड लिखा है। सही है जी। मगर हमने अब H1 के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्टाइल को किया। कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया? स्टाइल को। और स्टाइल के अंदर हमने देखें, अगर थोड़ा सा सोचें इसके ऊपर, तो इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है। और क्या आ रहा है? नहीं, ये देखें, ये टेक्स्ट कलर आ रहा है। क्या आ रहा है? टेक्स्ट कलर। वो क्या आ रहा है? येलो। और एक हमने बॉर्डर भी हमने वैल्यू इस्तेमाल की है, और बॉर्डर का जो है ना कलर भी आ रहा है, साइज़ भी आ रहा है। बॉर्डर का कलर भी आ रहा है और क्या आ रहा है? साइज़ भी आ रहा है। तो आज हम फोकस करेंगे कलर के ऊपर।
किसके ऊपर फोकस करेंगे? कलर के ऊपर फोकस करेंगे। आप थोड़े पीछे हो जाए, इस बच्चे को आगे कर, उसको नज़र नहीं आ रहा। आप आगे हो जाए, आगे हो जाए बेटा, इधर आ। हाँ, नीचे नीचे बैठो जैसे वो बैठा हुआ है, तुम भी लंबे हो ना। हाँ, नीचे बैठो। तो आज हम किसको फोकस कर रहे हैं? बस कलर को फोकस कर रहे हैं कि कलर का इस्तेमाल किस तरीके से है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये अगर हम इसके कोड में जाएं, कोड में देखें हमने क्या लिखा हुआ है? H1। क्या लिखा है? H1। और एट्रीब्यूट हमने पिछली क्लास में हम पढ़ लिया था कि कोई भी डेटा एलिमेंट होगा और उसकी कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो औसाफ होंगे, तो उसको किस से इस्तेमाल करते हैं? एट्रीब्यूट से। और एट्रीब्यूट के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें उस डेटा एलिमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने का मतलब ये है कि उसका जो टैग, फर्स्ट टैग है, उसके अंदर घुसना पड़ेगा। H1 का या किसी का भी, P1 का, P का, H का, इसी तरीके से और जितने भी डेटा एलिमेंट आपने पढ़े उसके पहले जो डेटा एलिमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसमें एक एट्रीब्यूट हमने पढ़ा है स्टाइल। क्या पढ़ा है? स्टाइल। अब स्टाइल में हम उसको एक वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू देने का तरीका ये है, इक्वल साइन डालना है, कोटेशन मार्क लाजमी डालना है ये वाला, और बैकग्राउंड कलर क्या देना है? ये बैकग्राउंड कलर जो है किसी वैल्यू है। और हम बात करेंगे ये इस कॉलन के बाद हम लिखा है रेड। क्या लिखा है हमने? रेड। ये रेड जो लिखा है तो ये स्पेसिफाइड नेम है, कलर नेम है, स्पेसिफाइड कलर नेम है कि ये मैंने दे दिया रेड करेगा। इसको क्या करेगा? रेड। यहाँ येलो लिखूंगा तो येलो करेगा बैकग्राउंड, ग्रीन लिखूंगा ब्लू करेगा ब्लू। अब बात ये है, मेरे जहन में ये आता है यार ये कितने कलर नेम है, मैं कितने इधर कलर नेम है कहाँ से याद करूँगा? याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 140 हैं टोटल कलर नेम। क्या है? 140। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, मैं ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और मैं वहाँ पे सर्च करूँगा। क्या करूँगा? मैं सर्च करूँगा 140 HTML कलर नेम। ठीक है सर, तो आपके सामने आ जाएंगे, किसी भी वेबसाइट से वो कलर नेम आ जाएंगे। यहाँ देखें मेरे पास इसमें ये आ गए। ये टेबल है 140 HTML कलर का। कितने का? 140। ये सारे देखें, मैरून है, डार्क रेड है, ब्राउन है, ये नीचे चलते जाएं तो ये सारे 140 कलर नेम हैं। ठीक हो गया। अब इसमें से आप उठाएं और जो बैकग्राउंड कलर है उसकी जो वैल्यू है उसमें चेंज कर दें तो ये क्या कर देगा? उसको चेंज कर देगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आगे मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ एक और वैल्यू लिखता हूँ कलर। क्या लिखता हूँ? कलर। टेक्स्ट कलर के लिए जो देखें जो मैंने लिखा है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, जो मैंने लिखा है उसका अपना कलर क्या है। तो अपना कलर देने के लिए मैंने क्या दे दिया? कलर। और आगे उसकी वैल्यू दे दी येलो। क्या दे दी? येलो दे दी। इस येलो की जगह कितनी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? 140। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं कहता हूँ बार्डर का 10 पिक्सल का बनाया बार्डर, उसकी विड्थ बनाई। और सॉलिड का मतलब ये है कि जो लाइन आएगी डॉटेड नहीं आएगी, सॉलिड आएगी। ठीक हो गया जी। और डॉटेड भी हो सकती है। और उसको आगे क्या दिया? ब्लू। यहाँ इस ब्लू की जगह क्या लिख सकता हूँ? 140 नाम दे सकता हूँ, 140 नाम दे सकता हूँ। ये हो गया। आगे टेक्स्ट अलाइन मैंने क्या कर दिया? सेंटर कर दिया। और जब इसको मैंने यूज़ करूँगा तो ये चीज़ हमारे सामने आएगी। ठीक हो गया। ठीक है, 140। अच्छा जी, एक तो ये इस्तेमाल हो गया कलर का। कलर का इस्तेमाल ये है कि जहाँ पे बैकग्राउंड कलर वो आगे कलर मांगता है, कलर टेक्स्ट कलर आगे क्या मांगता है? कलर मांगता है। इस तरह बॉर्डर में हम गए तो वहाँ भी क्या मांग रहा था? कलर। तो वहाँ पे 140 नाम में से कोई भी नाम लिख देंगे तो वो आ जाएगा। दूसरा इस्तेमाल उसका जो है वो है जी RGB। क्या है? RGB क्या चीज़ है? रेड, ग्रीन और ब्लू। देखें, R रेड है, G क्या है? ग्रीन है, B क्या है? वो ब्लू है। RGB रेड, ग्रीन और ब्लू। अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है रेड, ग्रीन और ब्लू। यहाँ जो वैल्यू आएगी उससे मुराद क्या होगा? रेड। यहाँ जो वैल्यू आएगी उससे मुराद क्या होगी? ग्रीन। यहाँ जो आएगी वो क्या होगी? ब्लू। कहते हैं इन HTML ए कलर कैन बी स्पेसिफाइड एज एन RGB वैल्यू यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। इसको क्या करेंगे? इस फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं ईच पैरामीटर, ये है पैरामीटर, ये क्या है? रेड पैरामीटर है, ग्रीन है, ब्लू। ईच पैरामीटर रेड, ग्रीन एंड ब्लू डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर
विद द वैल्यू बिटवीन 0 to 255। गाढ़ापन, इंटेंसिटी का क्या मतलब है? गाढ़ापन, ठीक है। आप एक कलर बना रहे हैं, आप वो मिट्टी ले आते हैं मुख्तलिफ कलर्स की, तो आपसे कोई कहता है जी गाढ़ा रेड करो, तो आप जो है ना वो क्या कर लेते हैं, गाढ़ा रेड कर लेते हैं। उसको कहते हैं थोड़ा सा कम करो, तो साथ में उसको दूसरा कलर मिलाना शुरू कर देते हैं, तो इंटेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। बात समझे नहीं समझे? तो इंटेंसिटी से मुराद है, तो ज़ीरो बिल्कुल है वो क्या कहते हैं, डार्क है, कोई इंटेंसिटी उसकी नहीं है, ठीक हो गया जी। और आगे बढ़ते जाएंगे तो 255 जो है ना फुल फ्लैज है, फुल फ्लैज 255 यहाँ लिखेंगे रेड की जगह, तो वो रेड बन जाएगा। अच्छा, ये वैल्यूज़ कितनी बनेंगी? 0 से लेकर 255, 0 तो ये हो जाएगी 256। कितनी हो जाएंगी? 256। अब जब कभी भी आप रेड को, ग्रीन को, ब्लू को, आम हालात में भी देखें, रेड कलर ले आएँ, ब्लू कलर ले आएँ, ग्रीन कलर ले आएँ, ब्लू कलर ले आएँ, और उनको आपस में क्या करें, मिलाना शुरू करें, तो नए कलर बनना शुरू हो जाते हैं। मगर रेड की इंटेंसिटी कम करो, ब्लू की ज़्यादा करो, ग्रीन की कम करो, तो एक और कलर। बात समझे नहीं समझे? जितनी इंटेंसिटी रेड की मतलब है आप रखोगे, ब्लू ग्रीन की कम्बिनेशन क्या करोगे, चेंज करोगे, तो एक नया कलर बनना, एक नया शेड बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा कि नहीं होगा? ये कलर वाले करते हैं, ऐसे ही करते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो अब कंप्यूटर को तो आसानी है, कंप्यूटर को जो दोगे तो वो एकदम से बना देगा। बात समझे नहीं समझे? तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं 0 से लेकर 255 तक यहाँ वैल्यू दे सकता हूँ, 0 से लेकर 255 तक यहाँ वैल्यू दे सकता हूँ, 0 से लेकर 255 तक यहाँ। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन परम्यूटेशन कि जी ये मुख्तलिफ कलर को मिलाऊँ, ये कितनी बन सकती हैं? इसका मतलब ये 256 मल्टीप्लाई 256 ये कितनी बन गई? 1,67,00,000 कितने कलर बना सकते हैं? तो ये RGB जो एट्रीब्यूट है, RGB की वैल्यू को यूज़ करते हुए RGB फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपके पास पावर आ गई HTML पेज में कितने कलर बनाने की? 1,67,00,000 कलर बनाने की आपके पास जो है ना ये आ गए। तो ये तरीका है। अब देखें, कहते हैं मिसाल के तौर पे आप सिर्फ RGB में वैल्यू देखते हैं 255 से अब क्या मुराद है बताओ जी? 255 से क्या मुराद है? रेड। और रेड की इंटेंसिटी गाढ़ापन कितना है? फुल है 255। गाढ़ापन कितना कर दिया? 255 कर दिया। और आगे ग्रीन को क्या कर दिया? 0, और इसको भी 0, और इसकी इंटेंसिटी गाढ़ापन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ना होने के बराबर है, नल कर दिया उसको। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? रेड। क्या डिस्प्ले करेगा? ये रेड जो है ना हाईएस्ट वैल्यू है, क्या है उसकी? गाढ़ापन की हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो रेड को इस्तेमाल करेगा। और आगे जो है ना इधर 0 दे दिया, दरमियान में ग्रीन की जगह क्या दे दिया? 255, और आखिर में क्या दे दिया? 0। तो ये क्या ग्रीन लाएगा ना, ठीक हो। और इधर अगर 255 दे दूं तो फिर क्या लाएगा? इधर 0 कर दो तो ब्लू लाएगा, सही है। और जब वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज करूंगा तो वो फिर इंटेंसिटी कम होकर मिक्स करके एक नया शेड बनाना शुरू कर देगा। तो ये बहुत आसान है हमारा इस्तेमाल करना RGB को। किसको? RGB को, ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि बिल्कुल ब्लैक लाना चाहते हैं तो क्या कर दोगे? 0 0 0। और बिल्कुल वाइट लाना चाहते हो तो सब को इंटेंसिटी फुल कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? वाइट बन जाएगा। 255 ये वाइट बन जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ इन्होंने एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेंज करते जाओ तो ये क्या हो जाएंगे? कलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे रहा है, ये वैल्यूज़ आप अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा? आपके पास ये कलर आ जाएगा। अब देखें ये इस एग्जांपल के तौर पे ये RGB 25500 ये क्या लाएगा? ये कलर लाएगा ना, और ये ब्लू लाएगा। ये देखें अब ग्रीन फुल नहीं है, ये 60 179 लाइट आ गया। और ये देखें ये पिंक भी लाइट हो गया, है नहीं? ये मुख्तलिफ कलर बन रहे कि नहीं बन रहे? अब ये कैसे कोड में लिखेंगे? कोड आप जानते हैं। अब देखें ये कोड है जी, ये देखें ये वही डॉक्यूमेंट टाइप है, ये HTML स्टार्ट हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हो रही है, H1 को इस्तेमाल किया। किसको? H1। अब देखें कैसे इस्तेमाल किया, वही एट्रीब्यूट है स्टाइल, और अंदर क्या लिखा हमने? बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। इस वैल्यू को इस्तेमाल किया, और इसकी जो वैल्यू ला रहा हूँ मैं वो RGB ला रहा हूँ। क्या ला रहा हूँ? RGB,
ये देखें RGB, और RGB में मैंने क्या लाया 255.0.0 और आगे इस से क्लोज करेंगे, और ये क्या डबल कोटेशन मार्क, ठीक है, और ये हेडिंग क्या हो रही है, क्लोज होगी कि नहीं होगी, ये होगी ना। ये H1 हेडर लिखने जा रहा हूँ, H1 के अंदर घुस गया हूँ, H1 के अंदर जाकर मैंने क्या लिखा स्टाइल में क्या लिखा बैकग्राउंड कलर के अंदर आगे कॉलन के साथ वैल्यू दी RGB से, किससे RGB से दी, वो मैंने दे दी 255.0.0। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। आगे मैंने लिख दिया, वही लिख दिया RGB 255, ये तो वो हेडिंग है, ये क्या है हेडिंग है, और ये हेडिंग लिखी हुई यहाँ तो कुछ तो वो ये लिखी हुई आएगी, ठीक हो गया जी। मगर ये बताना ये चाह रहा है कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ये कम्बिनेशन है, ये समझ गए बात, और ये आगे पे क्लोज कर दिया। नीचे जो है ना उसने ये 00255 समझ गए, उसी तरीके से ये ब्लू है और ये ग्रीन है, इस तरह से सारे। मुश्किल है कुछ, आसान है ना। तो RGB को समझ गए, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू लिखेंगे कहाँ, जहाँ भी एट्रीब्यूट के अंदर आप देखेंगे सेंटेंस में कलर की इस्तेमाल है, किसका इस्तेमाल है, कलर, उस कलर की जगह या तो 140 कलर नेम में से कोई नाम लिख दो तो वो कलर आ जाएगा, या RGB का इस्तेमाल कर लो, किसका कर लो, RGB का इस्तेमाल कर लो। तो RGB रेड ग्रीन और ब्लू ब्रैकेट के अंदर। अब आपके पास जो है ना 3 चीज़ें हैं, रेड ग्रीन और ब्लू हैं। इंटेंसिटी आप समझ चुके हैं कि गाढ़ापन है वो 0 से लेकर 255 तक है, और उसकी जिस कम्बिनेशन से लिखेंगे तो वो डिफरेंट कलर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये एक तरीका इसका आपने देख लिया कलर का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा अब आगे कहते हैं इसी के साथ एक एक्सटेंशन भी है RGB की, RGB के साथ एक और एक्सटेंशन भी है, कहते हैं कि RGBA पहले क्या था, RGB था, और RGB में कितने पैरामीटर थे, 3 थे। RGBA में जो है ना वो कितने पैरामीटर हो गए, 4 हो गए, ठीक है। कहते हैं RGBA कलर वैल्यू इज एक्सटेंशन है ऑफ RGB, किसकी एक्सटेंशन है, RGB, असल में RGB है और थोड़ा सा नया इसके साथ बना लिया, और विद एन अल्फ़ा चैनल ओपेसिटी, और अल्फ़ा चैनल जो है ना वो A के साथ इस्तेमाल हम करेंगे, और ये भी उसकी इंटेंसिटी को वो शो करेगा, और इसका इस्तेमाल जो है ये नीचे देंगे, ये देखें RGB कलर वैल्यू एक्सटेंशन हो गई जी अल्फ़ा चैनल के साथ, विच स्पेसिफाइज द ओपेसिटी ऑफ द कलर, और एन RGB कलर वैल्यू स्पेसिफाइड विद, ठीक है जी। द अल्फ़ा पैरामीटर इज़ द नंबर बिटवीन 0.0, क्या है, ये जो पैरामीटर है ना इसकी वैल्यू या तो होगी 0.0, क्या होगी 0.0, उसको कहते हैं फुली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, फुली ट्रांसपेरेंट है, और एंड 1.0 नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, ये फुली ट्रांसपेरेंट है, और 1.0 क्या है, नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, और एक्सपेरिमेंट बाय मिक्सिंग द RGB वैल्यूज़ बिलो, और ये जो है ना आपको 0.5 के साथ ये दे रहा है, किसके साथ दे रहा है, 0.5 के साथ, और इसको चेंज करते जाएंगे, ये देखें चेंज कर रहे हैं, टेक्स्ट कलर को ये ट्रांसपेरेंट करते हैं जी 0.5 नहीं, ये अभी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, ठीक है। अब देखें इस एग्जांपल को देखें, ये देखें हमने कहा जी बैकग्राउंड कलर क्या दिया, बैकग्राउंड 255, 99, 71, और क्या दिया हमने आगे 0 दे दिया, तो इसने पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया, कोई भी कलर था उसको नज़र नहीं आएगा, उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ट्रांसपेरेंट कि मतलब एक ऐसी चीज़ है जो हमें एग्जिस्ट तो कर रही है मगर नज़र नहीं आ रही, तो उसको क्या कर दिया उसने, 0 कर दिया, ठीक है। कलर तो हमने बनाया 255, 99, 71, क्या कलर बनाया हमने 255, 91, 71, मगर उसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। कलर हमने बनाया 255, 99, 71, अब उसको 0.2 ट्रांसपेरेंट किया, कितना किया है, कलर तो हमने बनाया क्या 255, 99, उसको ट्रांसपेरेंट किया, ठीक है, कि 0.2 नज़र आएगा, 0.2% क्या आएगा वो नज़र आएगा, समझ गए।
और इसी तरीके से और नीचे ये कलर वही कलर हमने बनाया और उसको आगे कितने % कर दिया जी, हाँ जी, ये 0.4 कर दिया। देखिए 0.4 से थोड़ा सा और डार्क हुआ, 0.6 किया तो और हुआ, 0.8 किया तो और हो गया, और 1 हो गया तो नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, कि बिल्कुल वो अपने कलर पे चला गया। अपना जो ये था कलर जो क्या था 255, 99 और 71 था। कलर तो ये हमने बनाया था 255, 71 और ये कलर बनाया था, ठीक है ना जी, ये कलर बनाया था। मगर इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है तो क्या कर दो, 0 कर दो। अगर थोड़ा हल्का ट्रांसपेरेंट करना है 0.2 या 0.4, 0.6, इसके दरमियान कोई भी दे दो, 0.3 दे दो, है नहीं। तो ये फिर इसने बनाना शुरू कर दिया है। तो कहीं पे ये भी हो जाता है कि क्लाइंट आपको कहता है कि ठीक है कलर तो ये ठीक है, थोड़ा इसको ट्रांसपेरेंसी जो है ना इसकी क्या कर दो, कम कर दो, ज़्यादा कर दो। बात समझे नहीं समझे, फुली ना हो, थोड़ी 80% तक हो। तो आपके जहन में होना चाहिए कि आपके पास है क्या, प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ है आपके पास, वो है RGB A, RGB A, समझ गए बात, वही RGB था और RGB के साथ क्या आ गया, A आ गया। A क्या कर रहा है, उसकी ओपेसिटी को क्या कर रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है या ज़्यादा कम करना है, तो RGB से आप कर लेंगे, ठीक हो गया। आगे है जी एक और तरीका कलर को इस्तेमाल करने का, वो क्या है, HEX हेक्साडेसिमल कलर। क्या है, हेक्साडेसिमल कलर। कहते हैं हेक्साडेसिमल कलर इज स्पेसिफाइड विद, ये देखिए इसका लिखने का तरीका क्या है, हैश टैग है, ये नंबर साइन या हैश टैग है, और आगे क्या आ रहा है, RR से मुराद वही रेड है, और GG से क्या मुराद है, ग्रीन है, और BB से क्या मुराद है, ब्लू है। वेयर दी RR रेड, GG क्या है, ग्रीन, और BB क्या है, ब्लू है। हेक्साडेसिमल इंटीजर, यहाँ पे क्या आएंगे, हेक्साडेसिमल। आप छोड़ें बात इसको, हेक्साडेसिमल इंटीजर क्या होते हैं, मगर इतना याद करेंगे एक वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, वो आपको बता देगा। स्पेसिफाई द कंपोनेंट ऑफ द कलर, स्पेसिफाई द कंपोनेंट ऑफ द कलर। और ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हेक्साडेसिमल का बहुत इस्तेमाल आएगा, और आसानी से ये RGB से भी आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखें जी यहाँ पे इन HTML कलर कैन बी स्पेसिफाई यूजिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू इन द फॉर्म। कैसे लिखा जाएगा, डैश, ये वो क्या कहते हैं इसको जी, हैश टैग या नंबर साइन, RR, GG और BB। वेयर RR रेड है, ये सारा हो गया जी, हाँ जी। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, R हेक्साडेसिमल वैल्यू बिटवीन 00 से लेकर FF तक, 00 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, F तक चला जाएगा, कि अल्फ़ा न्यूमेरिक भी इसके अंदर आएंगे। सेम एज डेसिमल 0 से लेकर 255, जैसे 0 से लेकर 255 का ये अब लिखा जाएगा। 00 भी आ सकता है इसकी वैल्यू, 01 भी आ सकती है, 02, 99 भी आ सकती है, 0A भी आ सकती है। इसमें साथ F लगाना जरूरी है? नहीं, FF नहीं लगाना, FF आखिरी है, FF तक जाएगा। जैसे 255 आखिरी होता है ना, जैसे क्या होता है 255 आखिरी होता है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, FF है ना, किधर चला गया ये ऊपर, अगर आप देखें RR, GG और क्या है, BB है, तो RR की वैल्यू आखिरी वैल्यू क्या बन सकती है, FF। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 00 से, 00 भी हो सकती है, 01 भी, 02 भी, 0A भी, A1 भी, AB भी। बात समझे नहीं समझे, ये सारी इसकी क्या है, A1, A2, ये कितना ऊपर तक जा सकता है, वही वो बढ़ता जाएगा, और कहाँ तक चला जाएगा ये मतलब A10 नहीं हो सकता ना, A9 तक जाएगा, यही है ना, 2 ही डिजिट ला सकते हैं ना, A1, A0, A1, A2, तो वो 10 तक 9 तक जाएगा। बात समझे नहीं समझे। और इसी तरीके से जो है ना आखिर में क्या हो सकता है, हैं जी, फिर B1 फिर ला सकते, फिर कम्बिनेशन कर सकते हो, A B कर सकते हो, A C कर सकते हो, D कर सकते हो। ये डिफरेंट कलर बनाएगा, क्या बनाएगा, डिफरेंट कलर वैल्यूज़ ले आएगा। तो ये RR, GG और BB है, ठीक हो गया। और आखिरी वैल्यू उसकी क्या है, FF है। क्या है, FF है। अगर यहाँ पे मैं FF लिखूँगा
तो आखिरी वैल्यू दे दी, क्या मतलब क्या दे दिया, 255 255 255 दे दिया, तो वो क्या बन जाएगा, वाइट। क्या बन जाएगा, वाइट। क्या बन जाएगा, वाइट। और यहाँ पे अगर 00000 दे दिया तो ब्लैक। वही चीज़ है ना, बात समझे नहीं समझे। वो लिख रहे हैं RGB की फार्मूले के तहत, ये लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल के फार्मूले के तहत। बात समझे नहीं समझे। तो ये देखें अब नीचे, ये देख लें, ये देखें, ये क्या लिखा है, FF 63 और 47। ग्रीन की वैल्यू क्या दे दी, 63, और इसकी क्या दे दी, 47। और ये FF फुल दिया उसको हमने। बात समझे नहीं समझे। तो ये इसको चेंज करते जाएं तो ये भी वैल्यू क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। अब इसका इस्तेमाल देखें, ये देखें, देखिए इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। वही चीज़ है H1 है, कोई भी डेटा एलिमेंट हो ना, तो डेटा एलिमेंट का आप क्या देना है, एट्रीब्यूट देना है। एट्रीब्यूट में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टाइल में हम कह रहे हैं बैकग्राउंड कलर, या कलर टेक्स्ट कलर का करने के लिए वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या देंगे, अब ये मशीन लैंग्वेज की तरह हेक्साडेसिमल नज़र आता है, मगर अब आपको ये कोडिंग तो समझ आ गई। किसी का सोर्स कोड भी खोल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यार ये तो क्या इस्तेमाल कर रहा है, हेक्साडेसिमल कलर को इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे आई साइन आ गया, आगे FF 00 और क्या आ गया, 00। पहला क्या है, रेड है ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये रेड है, और दूसरा क्या है, मैंने उसको 0 दे दिया, कुछ नहीं दिया ना कलर उसको, ग्रीन को कुछ भी नहीं दिया, नल कर दिया, और ब्लू को भी क्या कर दिया। तो ये क्या आएगा, रेड आएगा कि नहीं आएगा, रेड आएगा ना, सही है। इसी तरीके से यहाँ क्या कर दिया, आखिर में FF कर दिया, फुल कलर दे दिया तो ब्लू हो गया। और ये फिर डिफरेंट कम्बिनेशन दी तो डिफरेंट लाइट कम्बिनेशन बन गई। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन जो है ना, ये भी फिर आगे करोड़ों तक ये कम्बिनेशन क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। तो ये आपके पास एक पावरफुल टूल आ जाता है। ये तीसरा तरीका हो गया, किसका, कलर का तीसरा तरीका हो गया, ठीक है जी। ये कहते हैं कि शेड्स ऑफ कलर आर ऑफन डिफाइन यूजिंग इक्वल वैल्यू फॉर ऑल 3 पैरामीटर। तो शेड देने के लिए जैसे 40 40 40 तो ये शेड बन रहा है, 68 68 तो ये शेड बन रहा है जी। तो ये कहते हैं सारी वैल्यूज़ को एक और तरीका बता रहे हैं। तो आप अगर दे दें, एक जैसी दे दें, तो वो एक तरह का क्या बन जाएगा, शेड बन जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये बता दिया। अगला है HSL। क्या है, HSL जो है ये स्टैंड फॉर सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ये क्या है, फॉर हु सैचुरेशन एंड लाइटनेस। HSL A भी है, जैसे RGB का क्या था साथ, A भी था। कलर वैल्यू और एक्सटेंशन है HSL की विद अल्फा चैनल ओपेसिटी, ठीक हो गया। कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द hue saturation and lightness in the form. Hue is a degree on the color. Wheel from 0 to 360। एक व्हील होता है ना, ऐसे चक्कर होता है, चक्कर है 0 से स्टार्ट हो रहा है, पूरा चक्कर जो बनेगा व्हील का क्या बनेगा, 360 बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। अब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0.1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, फिर 1 है, फिर मतलब चलते सर्कल। तो कितने ज़्यादा इसके वो कम्बिनेशन है बनेगी, आप अंदाज़ा लगाएं इसमें, ठीक हो गया नहीं। तो 0 से लेकर कहाँ तक है, 360। ये जगह जो है ये 0 से लेकर कहाँ तक है, 360 से। 0 इज़ रेड, 0 क्या है, 0 क्या है, रेड है यहाँ इसकी जगह। और 120 से क्या स्टार्ट हो जाता है, ग्रीन। और 240 पे क्या है, वो ब्लू है। बात समझे समझे।
तो ये चक्कर को ऐसे देखें तो 0 से लेकर 120 तक क्या है, वो रेड है। 0 से 120 फुल रेड होगा, 120 क्या होगा, फुल रेड होगा। और फिर उसकी वो इंटेंसिटी कम होगी 0 से लेकर वो उसके। और इसी से ग्रीन जो है ना, ग्रीन 120 से स्टार्ट हो रहा है, 199 तक है। 199 तक क्या है, वो पहला है वो क्या है जी, रेड है। और दूसरा 120 से क्या स्टार्ट हो रहा है, ग्रीन। और 240 से लेकर 360 तक क्या स्टार्ट हो रहा है, ब्लू स्टार्ट हो रहा है। सही है, ये हो गया। सैचुरेशन इज़ ए परसेंटेज वैल्यू। 0% मीन्स ए शेड ऑफ ग्रे, शेड ऑफ ग्रे। 0% दे दिया तो शेड कौन सा आएगा, ग्रे आएगा। और 100% दे दिया इज़ द फुल कलर। जो कलर है वो रेड है, अगर रेड की वैल्यू हमने दी थी तो वो फुल कलर आएगा, वही आएगा शेड में। ठीक है जी। और लाइटनेस इज़ आल्सो परसेंटेज वैल्यू। लाइटनेस जो है ना, वो भी क्या है, परसेंटेज वैल्यू है। 0% क्या है, वो ब्लैक है। और 100% क्या है, वो वाइट। लाइटनेस जो यहाँ पर है वो है। तो अब 3 पैरामीटर हो गए। यहाँ पे क्या समझे जी, आप क्या समझे बताएं। अब ये हु की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, 0 से लेकर 360, 0 से लेकर 360। अब इस हु के अंदर जो है ना, वो क्या है, हाँ जी, रेड भी है, ग्रीन भी है, और क्या है, ब्लू भी है। तो रेड कितना है, 0 से लेकर 120 तक, और यानी 199 तक। और रेड कहाँ से है, 120 ऑनवर्ड है। और आगे जो है 240 360 तक क्या है, वो ग्रीन है। तो ये हम समझ गए ना इसको। यहाँ पे ये वैल्यू हम लिखेंगे। और यहाँ पे सैचुरेशन से मुराद जो परसेंटेज है, तो परसेंटेज जो है यहाँ पे कहते हैं कि वैल्यू 0 से क्या मुराद होगा, ग्रे शेड है। और 100% से क्या मुराद है, वही फुल कलर है उसका। ठीक हो गया। और लाइटनेस भी वही चीज़ है, परसेंटेज देना पड़ेगा, लाइट कितना हो। वो 0 जो है ना, वो ब्लैक है। और 100 जो है ना, वो वाइट है। लाइटनेस जो है ना, लाइटनेस उसकी कितनी हो। और 0 क्या है, बिल्कुल ब्लैक है। और 100% जो है ना, वो क्या है, वाइट है। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये हमारे पास अब ये HSL जो लिखा जाएगा 0 से, तो आगे 100% और आगे क्या है, 50%। और मुझे बताएं HSL 0 से क्या मुराद है, रेड है। और यहाँ पे आप उसको क्या दे रहे हैं, 100% क्या दे रहे हैं, फुल सैचुरेशन, फुल कलर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, फुल कलर। इसको कम कर दें, देखिए कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, 45%। तो फुल कलर क्या दे दिया, फुल कलर। और लाइटनेस जो है ना, हमने क्या दे दी, 50%। और इसको अगर हम दे दें तो ये क्या हो जाएगी, 100% क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। लाइटनेस पे 100% क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसको कम करते जाएं। और 0 पे तो फुल ब्लैक हो जाएगा। लाइटनेस इसको क्या कर रहा है, फुल ब्लैक। अगर 50 पे करेंगे जो रियल कलर होगा वही रहेगा। हाँ, 50 पे करेंगे तो वो रियल कलर पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये ऐसे हो जाए। ठीक है। तो ये एक और हमारे पास कलर को इस्तेमाल करने का वो वैल्यू आ गई, वो क्या है, HSL। क्या है, HSL। तो HSL में हम समझ गए कि यहाँ जो है ना, वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो उसकी रेंजेस भी हमें पता चल गई हैं। 0 से फिर 120 से फिर 140 से। तो टोटल है कितना, ये दायरा होता कितना है, 360। कितना होता है, 360 होता है। उसमें हम वो रहेंगे। और सैचुरेशन से जो है ना, परसेंटेज है। 0 से मुराद जो है शेड है, क्या है, शेड है। और वो ग्रे शेड आएगा। और 100% से वही फुल कलर आ जाएगा। और लाइटनेस से जो है ना, उसकी ब्राइटनेस या लाइटनेस, ट्रांसपेरेंसी ये आ जाएगी। 0 जो है ना, बिल्कुल क्या है वो जी, हाँ, डार्कनेस है। और 100% जो है ना, वो क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी इसमें। तो ये चीज़ें हमने दे दी। और इसका इस्तेमाल आप इसमें देख लें। ठीक होगा। देखें, उसको वैसे ही इस्तेमाल है। बैकग्राउंड करो, HSL लिखा, 0 लिखा, 100% और 50%। तो ये हमारा आ गया। और HSL 250 100%। ये तो ये इसका क्या आ गया, इस्तेमाल आ गया। ठीक है, HSL का। और इसकी एक्सटेंशन भी है। ठीक है। ये है HSL। तो HSL कलर वैल्यूज आर एक्सटेंशन ऑफ HSL कलर वैल्यू विद अल्फा चैनल विच स्पेसिफाई द ओपेसिटी ऑफ ए कलर। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आएगा।
तो HSLA क्या इस्तेमाल होगा, HSLA। ये तो वही हु 360 वैल्यू हो गई। सेचुरेशन भी आप समझ गए, लाइटनेस भी समझ गए, यहाँ अल्फ़ा जो है ना अब आ जाएगा। दी अल्फ़ा पैरामीटर इज़ ए नंबर बिटवीन, वही बात है 0.0 या फुल ट्रांसपेरेंट, क्या है फुल ट्रांसपेरेंट, और 1.0 जो है ना ट्रांसपेरेंट एट ऑल है, और उसके दरमियान आप जो है ना ये काम आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये कलर आप इस तरीके से, और इसका इस्तेमाल ये ठीक हो। ये देखें हमने एक कलर बनाया, ये वाला कलर बनाया, ये वाला कलर क्या था, 900 और 100% और 64, और साथ में हमने 1 दे दिया, तो उसने कोई उसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया। ठीक है, और मगर अगर कम करते गए तो ये क्या हो गया, कम करते 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 करते, कलर तो यही था, कम करते करते यहाँ पे 0 दे दिया, तो 0 क्या हो गया, फुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो HSLA का इस्तेमाल ये हो गया। ठीक हो गया। तो ये अब आपके कलर का ये क्या है, इस्तेमाल है, ये आप समझ होंगे। अभी कोई क्वेश्चन हो इसमें पूछ लें शाबाश, कलर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज हम CSS का कुछ तारफ़ HTML के अंदर आपको कराएंगे। ये कोर्स तो अभी तक HTML का ही चल रहा है, मगर उसमें कुछ इस्तेमाल जो है वो CSS का आ गया है। तो CSS एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, CSS भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये स्टाइल शीट के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने बताया कि हम एक घर बनाते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसको तो डेटा एलिमेंट से हम बनाएंगे। अब उसको स्टाइल क्या देना है, उसको कलर्स क्या देने हैं, उसको उसका साइज़ क्या होना चाहिए, दीवारों का साइज़ क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, उसका फ्रंट एंड कलर क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे जो है ये चीज़ें जो हम हासिल करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट से, CSS लैंग्वेज से इसको हासिल करेंगे। कुछ इस्तेमाल तो आप पहले कर भी हम चुके हैं थोड़ा बहुत उसका, तो उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। तो CSS जो है ना कंप्यूटर लैंग्वेज है, और CSS करेगी क्या, ये सेव्स ए लॉट ऑफ वर्क, हमारा बहुत ज़्यादा काम जो है ना उसको महफूज कर लेगी, कि हम बहुत कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकेंगे। और इसका मकसद क्या है, इट कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। मतलब एक ही वक्त में, एक वक्त के अंदर मल्टीपल पेजेस के लेआउट को इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकेंगे। और कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है ये मुखफ़फ़ है, CSS मुखफ़फ़ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का। इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज। एक वेब पेज के लेआउट की फॉर्मेट को के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। कहते हैं विद CSS लैंग्वेज की मदद से हम कंट्रोल कर सकेंगे अपने वेब पेज के अंदर कलर्स को, फॉन्ट के कलर्स को, और इसी तरह बैकग्राउंड कलर्स को, फॉन्ट को, फॉन्ट साइज़ को, और इसी तरीके से स्पेसिंग बिटवीन डेटा एलिमेंट्स के दरमियान जो स्पेस है उसको कंट्रोल कर सकेंगे, पोजीशन दे सकेंगे हम डेटा एलिमेंट्स को। बैकग्राउंड इमेजेस हम इस्तेमाल करेंगे CSS की लैंग्वेज से, बैकग्राउंड कलर का हम इस्तेमाल करेंगे, और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए हम CSS से उसका लेआउट जो है वो वेब पेज का डिफरेंट डिवाइसेस के लिए सेट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए लैपटॉप, और इस iPad, और इस तरह से मोबाइल के लिए उसके जो लेआउट की सेटिंग है वो CSS से होगी। तो एक टिप है कि दी वर्ड कैस्केडिंग मीन्स दैट स्टाइल अप्लाइड टू ए पेरेंट एलिमेंट विल आल्सो अप्लाई टू ऑल चिल्ड्रन एलिमेंट विद इन द पेरेंट। क्या मतलब ये है कि कैस्केडिंग के अंदर जो है, कैस्केडिंग करता क्या है, मिसाल के तौर पे बॉडी एक डेटा एलिमेंट है, और बॉडी के ऊपर हम उसके एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज़, बॉडी के अंदर जितने भी डेटा एलिमेंट्स होंगे उनका फॉन्ट साइज़ क्या होगा, और उसका बैकग्राउंड इमेज क्या है, इस तरह के हम सेटिंग कर देते हैं। तो अब हम बॉडी के अंदर जो भी डेटा एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे
तो वो उन्हीं एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स हमने बॉडी के लिए रखे हैं वही एट्रीब्यूट्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। आपने पढ़ा है ना पीछे, एट्रीब्यूट्स वो साफ़ होते हैं, वसफ़ होते हैं, तो वो अप्लाई हो जाएंगे H1 के ऊपर भी और P के ऊपर भी, इस पैराग्राफ डेटा एलिमेंट्स के ऊपर भी। तो इससे बहुत आसानी से हम जो है ये चीज़ें कंट्रोल करेंगे। अब आगे चलते हैं, तो इसको हम मिसालों से इसको समझेंगे, ठीक हो गया। अब देखें कि अब CSS को इस्तेमाल कैसे करना है। तो CSS का इस्तेमाल करने का तरीका जो है, एक है इनलाइन, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इनलाइन क्या है कि विद इन डेटा एलिमेंट्स जो है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इनलाइन जो होगा वो विद इन डेटा एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे। ये पहले आप इस्तेमाल कर चुके हैं। ये देखें H1 है, वैसे तो हमारे पास जो है ना ये H1 है, ये आपको पता है ये डेटा एलिमेंट है, ये हेडर के लिए इस्तेमाल होता है। और जब इसके अंदर जो है ना हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं तो इसके ऊपर जो है ना H1 का साइज़ अप्लाई कर देता है। जब H1 का साइज़ अप्लाई करता है तो उसका एक ख़ास साइज़ है उसमें ले जाता है, और उसके बाद जो है ना उसका कलर जो है ना ब्लैक रखता है। अब मैं कुछ तब्दीली लाना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ H1 तो स्टाइल, तो ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है ये CSS की लैंग्वेज है, CSS की लैंग्वेज है स्टाइल। उसमें मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। H1 का अपना कलर तो ब्लैक था, अब इसको वो ब्लू कर देगा इसी तरीके से। और पैराग्राफ का जो कलर है वो भी ब्लैक था, फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर जो है वो टेक्स्ट कलर जो है उसको मैं रेड कर दिया है इसके अंदर। तो ये तब्दीली जो है ना, तो इसको कहते हैं इनलाइन इस्तेमाल है इसका। CSS का जो है वो इनलाइन इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखें, इसको हम इस्तेमाल हम करेंगे तो ये इसका क्या है, इनलाइन इस्तेमाल है इस चीज़ का। तो अब इसको मैं ये सेव करता हूँ, दोबारा से इसको इनलाइन को इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें H1 को मैंने इस्तेमाल किया, नॉर्मल इस्तेमाल किया, तो अरशद उसने लिख दिया और उसका कलर साइज़ भी अपना है, और जो H1 का साइज़ है वो उसने उस पर अप्लाई किया। और नीचे जो H1 इस्तेमाल किया उसको स्टाइल के साथ तब्दीली लाई, ब्लू कलर कर दिया और साथ में साइज़ जो है ना उसका ब्लू कलर उसका कर दिया। तो उसने H1 के अंदर जो है ना वो तब्दीली ले आया है। क्या तब्दीली लाया है, कलर की सिर्फ तब्दीली लाया है। और पैराग्राफ के अंदर जो है ना उसके कलर को रेड कर दिया। तो ये इसका जो इस्तेमाल है वो है क्या है जी, इनलाइन इस्तेमाल है। एक डेटा एलिमेंट के अंदर जो है ना उसको इस्तेमाल करना, और ये थोड़ा मुश्किल होता है। आप चाहते हैं कि एक दफ़ा ही मैं सारी चीज़ें जो है ना पहले से डिफ़ाइन कर दूँ, तो उसको कहते हैं इंटरनल जो है ना उसका CSS का इस्तेमाल जो है, इंटरनल इस्तेमाल उसका जो है वो हेडर सेक्शन के अंदर ये डेटा एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे स्टाइल। तो देखें एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर जो हमने स्टाइल इस्तेमाल किया वो एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया, तो अब जो है ना डेटा एलिमेंट के तौर के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसको हम देखें इंटरनल इस्तेमाल को, तो यहाँ देखें तो HTML है, हेडर सेक्शन स्टार्ट हुआ, हेडर सेक्शन नीचे क्लोज़ हो रहा है, और उसके अंदर एक डेटा एलिमेंट इस्तेमाल किया स्टाइल, और स्टाइल को इस्तेमाल किया। अब इसमें बॉडी आपको पता है डेटा एलिमेंट है HTML का, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है पाउडर ब्लू दे दिया, H1 कलर जो है ना ब्लू दे दिया, और पी जो है पैराग्राफ को जो है ना कलर जो है ना रेड दे दिया। अब H1 को जितनी दफ़ा भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो कलर ब्लू है ये इसके ऊपर अप्लाई होता रहेगा, और पी के अंदर कलर रेड जो है ना पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा, और बॉडी का जो बैकग्राउंड होगा वो पाउडर ब्लू होगा। तो मैं इस डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ इसको मैंने सेव किया है, वहाँ मैं जाता हूँ। तो ये देखें मैं अपने कंप्यूटर पे उस डायरेक्टरी पे जा रहा हूँ जिस डायरेक्टरी में मैं प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ। ये MyHTML की डायरेक्टरी है, इसमें मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। तो ये जो इंटरनल यूज़ है उसका देखें, ये देखें इसका इसकी जो हमने कहा इसमें बॉडी जो है ना पाउडर ब्लू हो चुकी है,
और H1 ब्लू है और P जो है ना वो रेड है। H1 को 2 दफ़ा इस्तेमाल किया, P को भी 2 दफ़ा इस्तेमाल किया, तो ये देखें, ये आपको पता चल गया। ये इसका इस्तेमाल का दूसरा तरीका है और ये एक ही पेज के अंदर इस्तेमाल होगा, इसी पेज के लिए इस्तेमाल होगा। और ये बॉडी और H1 और P जो है, जो भी यहाँ पे स्टाइल डेटा एलिमेंट के अंदर और स्टाइल डेटा एलिमेंट के अंदर CSS की जो कमांड्स हैं वो इस्तेमाल होंगी। ये दूसरा इसका इस्तेमाल है। मगर इसमें ये है, इस पहले वाले में, जो पहले वाला है उसका डिसएडवांटेज ये है कि हर डेटा एलिमेंट के अंदर मैं H1 जितनी दफ़ा भी H1 को इस्तेमाल करूँगा तो उस H1 के अंदर मुझे ये जो CSS है स्टाइल के साथ लिखनी पड़ेगी। और इंटरनल इस्तेमाल में फ़ायदा ये हो गया, तो एक दफ़ा ही ऊपर स्टाइल के अंदर जो है मैं लिख दूंगा, नीचे मैं जो है ना H1 को जिस दफ़ा भी इस्तेमाल करूँ दोबारा से उसके एट्रीब्यूट डिफ़ाइन नहीं करने पड़ेंगे, पैराग्राफ के भी नहीं करने पड़ेंगे। ये दूसरा इसका इस्तेमाल है। अब तीसरा इस्तेमाल उसका जो है वो क्या है, वो ज़्यादातर तीसरा जो उसका इस्तेमाल है वो होता है, वो है जी एक्सटर्नल यूज़ जो है वो एक डेटा एलिमेंट है, लिंक जो है उसके ज़रिए से इस्तेमाल होगा। वो देखें कैसे एक्सटर्नल उसका इस्तेमाल कैसा है। तो एक्सटर्नल इस्तेमाल को देखें, यहाँ पे देखें एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिए 2 फाइलें बनानी पड़ती हैं और जो CSS की फ़ाइल है वो एक दफ़ा आप बना दें और उसको मल्टीपल पेज के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ इस्तेमाल किया है। ये देखें एक फ़ाइल हमने बनाई है जिसके अंदर बॉडी जो डेटा एलिमेंट है उसको बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, H1 जो है ना ग्रीन कर दिया और P को जो है ना वो रेड कर दिया। और ये जो फाइल बनाएंगे, जब आप इसको सेव करेंगे, नाम कुछ भी इसका रखें, मगर इसकी एक्सटेंशन जो है वो .css रखेंगे। एक्सटेंशन क्या रखेंगे? .css एक्सटेंशन रखेंगे। इस फाइल को अलग मेंटेन करेंगे और ये आप समझें कि आपकी स्टाइल शीट फाइल है जो बनती रहेगी। और उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस्तेमाल का देखें जी, हेडर सेक्शन के अंदर हमने लिंक, जो डेटा एलिमेंट है लिंक, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे रिलेटिव उसका बताएंगे कि क्या इस्तेमाल है। हम कहते हैं स्टाइल शीट के तौर पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं और आगे जो है ना उसका रेफरेंस देंगे। रेफरेंस जो है ना हाइपरलिंक से दे रहे हैं, तो एक ही डायरेक्टरी के अंदर है तो हमने उसका नाम दे देंगे style.css और हेडर के साथ इसको क्या कर दिया, हमने क्लोज़ कर दिया है। तो जब इसको हम जो है रन करेंगे एक्सटर्नल को, ये देखें ये एक्सटर्नल का इस्तेमाल है, तो ये देखें इसके बैकग्राउंड जो है ना वो येलो हो चुका है और H1 की ये ग्रीन है और दूसरा जो है ना वो पैराग्राफ। तो ये चीज़ जो है, ये जो CSS फाइल है, ये वाली जो CSS फाइल है, इसको मल्टीपल पेजेस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे कि ये एक पेज है, कोई दूसरा पेज बनाएं, तीसरा पेज बनाएं, उसके अंदर इस तरीके से ये लाइन एक डाल दें, ये लाइन डालेंगे। लाइन क्या है? लिंक एक डेटा एलिमेंट है, उसकी रिलेटिव उसका बता रहे हैं कि क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं हम स्टाइल शीट के तौर पे, और आगे जो है उसका href से उसका पाथ दे देंगे कि कहाँ वो फाइल पड़ी हुई है। ठीक हो गया? और अब थोड़ा सा आगे चलें, ये एक्सटर्नल यूज़ हो गया। और अब CSS के कुछ और फॉन्ट्स एंड साइज़ हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की। एक है कलर प्रॉपर्टी, एक है फॉन्ट फैमिली, एक है फॉन्ट साइज़। अब यहाँ पे देखें, इसको ट्राई करते हैं और इसमें देखें कि हमने H1 को कलर ब्लू कर दिया, फॉन्ट फैमिली जो है ना वो वर्डाना कर दी और फॉन्ट साइज 300% ये एक्स्ट्रा साइज़ करेगा H1 का। और देखिए इस ब्रैकेट के साथ जो है ना आपने इसको क्या करना है, क्लोज़ करना है, स्टार्ट करना है और फिर क्लोज़ कर देना है। अब P के बारे में कह दिया कि पैराग्राफ जो भी इस्तेमाल होगा नीचे वो रेड होगा कलर उसका, और फॉन्ट फैमिली जो कोरियर होगी 160% उसको बढ़ा देगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये देखें उसको उसने बढ़ा दिया है। और एक और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है जी बॉर्डर जो है ना प्रॉपर्टी है। बॉर्डर में देखें,
बॉर्डर में देखें तो बॉर्डर, ये पैराग्राफ का बॉर्डर 2 पिक्सल रख दिया और सॉलिड रख दिया, और उसकी बैकग्राउंड जो है ना पाउडर ब्लू हमने कर दिया, है। तो इसको अगर आप देखें, ये देखें, ये पैराग्राफ है, और पैराग्राफ जो है ना इसके जो बॉर्डर इसका आ गया और 2 पिक्सल है, सॉलिड है, और उसका कलर जो है ना पाउडर ब्लू है। ये उसका इस्तेमाल आ गया इसमें। और इसी तरीके से आप आगे चलें। एक है पैडिंग बहुत अच्छी चीज़ है कि एक पैराग्राफ है, उसका बॉर्डर साइज़ हमने ये दे दिया, और पैडिंग जो है ना 30 पिक्सल हमने दे दी। तो यहाँ पे देखें बॉर्डर 2 पिक्सल है और सॉलिड है, और रेड कलर दे दिया, पैडिंग जो है ना 30 पिक्सल दे दी। अब पी का जो इस्तेमाल होगा इसके मुताबिक होगा, और इसको इंटरनल स्टाइल शीट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो इसको देखें, तो ये देखें, ये वही पैराग्राफ है, पी है, दिस इज़ पैराग्राफ। इसके अंदर ये जो पैडिंग है ये 30 पिक्सल, इसके ऊपर 30 पिक्सल आ चुकी है, नीचे भी 30 पिक्सल आ चुकी है, लेफ़्ट पे भी 30 पिक्सल ये आ चुकी है। तो ये 30 पिक्सल जो है ना इसकी पैडिंग आ चुकी है, ठीक है। तो पैडिंग का इस्तेमाल हो गया। और इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है CSS की जो कॉमनली यूज़ होती है, वो है मार्जिन जो है ना वो 50 पिक्सल दे दिया। और मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क है, देखें, मार्जिन जो है ना 50 पिक्सल दे दिया और पैडिंग जो है ना 30 पिक्सल है। और ये प्रोग्राम जो है ना वो 4 है। इस प्रोग्राम को हम जो है यहाँ से चलाते हैं 4 को। ये देखें, ये स्पेस आई हुई है यहाँ पे, ये है जी पैडिंग से, और इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियानी स्पेस जो है वो मार्जिन है, वो मार्जिन से आया है। किससे आया है? मार्जिन से 50 पिक्सल, और पैडिंग जो है ना वो 30 पिक्सल है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आ गया, ठीक हो गया। अब आगे एक और चीज़ देख लें, लिंक टू एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? एक तो ये है कि यहाँ पे देखें हेडर सेक्शन के अंदर, लिंक के अंदर वही REL तो स्टाइल शीट लिखेंगे और पूरा पाथ दे देंगे कि अगर किसी और वेबसाइट के ऊपर आपको पता है उसकी किस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, तो ये देखें उसकी वेबसाइट का एड्रेस है, और आगे जो है स्लैश उसकी डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी के अंदर फाइल जो है style.css है। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसको इस्तेमाल करने का, अगर करंट फोल्डर के अंदर है, करंट वेबसाइट के ऊपर है, तो करंट वेबसाइट पे देखें कि ये वही चीज़ है, और href जो है ना उसकी HTML डायरेक्टरी आपको पता है, उसमें style.css का या कोई भी दूसरी डायरेक्टरी होगी जिसमें आपने ये सेव की हुई होगी, तो वहाँ से ये उठा के ले आएगा और H1P के ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देगा। ये इसका इस्तेमाल एक हो गया। और अभी तक जो हमने चैप्टर समरी मारी होगी, हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को देख लिया इनलाइन स्टाइलिंग के लिए, और स्टाइल एलिमेंट को देख लिया डिफाइन इंटरनल CSS के लिए, और लिंक एलिमेंट को देख लिया टू एन एक्सटर्नल CSS के लिए, और हेडर सेक्शन के अंदर जो इस्तेमाल स्टाइल का भी देख लिया, और लिंक एलिमेंट का भी इस्तेमाल देख लिया, कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल देख लिया, फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल देख लिया, फॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल देख लिया, बॉर्डर का देख लिया, पैडिंग का देख लिया, और मार्जिन का देख लिया। तो ये कुछ तारफ़ था जो कोर्स हमारा HTML के चल रहा है, HTML के अंदर इसका थोड़ा इस्तेमाल आ गया कैस्केडिंग स्टाइल शीट का, और आगे जो है ना पूरा एक इसके ऊपर ट्यूटोरियल होगा CSS के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है तो ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी, और इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर नहीं समझ आई तो आप जो है वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।